तो कैसी हो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं मिस्टर एक्स आज आपके लिए एक ऐसी वास्तविक घटना शेयर करने वाला हूं जो एक स्कूल मास्टर के साथ घटित हुई थी। अब क्योंकि एक पढ़े लिखे इंसान के सामने जब ऐसी चीज आती है तो वो उन पर जल्दी से यकीन नहीं करता है। यहाँ तक कि उसके अपने लोग, उसके घर वाले जब उन चीजों के बारे में उसको आगाह करते हैं तो वह उनका मजाक उड़ाने लगता है। और ऐसा ही इस स्कूल मास्टर के साथ हो रहा था जिनका नाम है सूरज सिंह। सूरज सिंह राजस्थान के रहने वाले हैं और काफी समय से वह हमारी स्टोरी सुनते आ रहे हैं। तो कुछ समय पहले ही उन्होंने हमारे साथ अपनी भी स्टोरी शेयर की है। दरअसल वैसे तो वह जयपुर के रहने वाले हैं, लेकिन उनका ट्रांसफर राजस्थान के रूपगढ़ में हो गया था और वहीं पर उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक पल को जिया था। सूरज सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं तो वह हमेशा साइंटिफिक सोच वाले बंदे रहे हैं। बचपन से ही सैनिक स्कूल में उनकी पढ़ाई रही है, तो इन चीजों में यकीन करना उनके लिए कभी संभव रहा ही नहीं, बल्कि वह तो अपनी पत्नी को और परिवार वालों को भी अंधविश्वासी बताते थे। तो जब नई जगह पर उनका ट्रांसफर हुआ तो उनके साथ एक ऐसा वाकया घटित हो गया कि उन्हें इन सब चीजों के आगे फिर झुकना ही पड़ा। और झुकना क्या पड़ा, बल्कि जब इंसान खुद दर्द को महसूस करता है, उन चीजों को देखता है, तो फिर किसी और सबूत की उसको आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि जब तक इंसान खुद इन चीजों को महसूस नहीं करता तब तक वह दूसरों को अंधविश्वास ही कहता है। तो आज मास्टर जी की इस पूरी घटना को आप सुनने वाले हैं। तो जो भी साथी पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि ऐसे और हॉरर एक्सपीरियंस आपको हमेशा सुनने को मिलते रहे। चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी है स्कूल लेक्चरर सूरज सिंह जी की, जिनका स्थानांतरण जयपुर से रूपगढ़ हो गया था। रूपगढ़ एक छोटा सा कस्बा टाइप गांव था, मतलब न शहर की चकाचौंध और न ही बिल्कुल गांव जैसा माहौल। यहाँ का माहौल गांव शहर की मिलीजुली संस्कृति का अच्छा उदाहरण था। लेकिन जयपुर जैसी सिटी को छोड़कर इस छोटे से गांव में एडजस्ट करना सूरज सिंह और उनकी फैमिली के लिए थोड़ा मुश्किल था। पर ठहरे सरकारी नौकर कर भी क्या सकते थे। यहाँ आकर सूरज सिंह ने ठाकुर साहब का मकान किराए पर ले लिया, पूरे गांव में सभी सुविधाओं से लैस। बस यही एक घर था जो ठाकुर साहब की हवेली के पास में ही था। यहाँ से सीनियर सेकेंडरी विद्यालय करीब 5 किलोमीटर दूर था, जहाँ पैदल ही जाना पड़ता था। रास्ता भी सूना खेतों और जंगली इलाके वाला था। सो सूरज सिंह जी ने एक सेकंड हैंड बाइक खरीद ली थी ताकि आने जाने में आसानी हो सके। बच्चों को वे यहाँ अपने साथ नहीं लाए थे, उन्हें दादाजी और चाचा चाची की देखरेख में जयपुर में ही रहने दिया ताकि उनकी स्टडी खराब न हो। भला यहाँ गांव में इतने हाईटेक स्कूल होते कहाँ हैं। सूरज जी के स्कूल चले जाने के बाद उनकी पत्नी घर पर अकेली ही होती थी, इसलिए अक्सर ठाकुर साहब की बेटी संध्या के साथ वक्त बिताती थी। संध्या वेल एजुकेटेड और गुड नेचर वाली लड़की थी। सो गरिमा, सूरज सिंह की पत्नी की उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन संध्या गरिमा को गांव घुमाने ले गई। दोनों उसी खेतों वाले जंगली सुनसान रास्ते से जा रही थी। तभी गरिमा की नजर एक सुंदर बावड़ी पर पड़ी। बावड़ी सड़क से थोड़ा अंदर की तरफ थी। उसी से सटकर एक बरगद का विशालकाय पेड़ भी था। गरिमा को हेरिटेज चीजों का बहुत शौक था। उस बावड़ी को देखकर वो बहुत ज्यादा एक्साइट हो गई और जल्दी से वहां जाने को हुई कि संध्या ने उसे रोक लिया। संध्या ने कहा, नहीं भाभी, हम वहां नहीं जा सकते। संध्या ने गरिमा से पूछा, पर क्यों? गरिमा ने कहा, आप चलिए, यहां से घर जाकर बताती हूं। कहते हुए संध्या गरिमा को खींचकर घर ले आई। घर आने के बाद संध्या ने गरिमा को बावड़ी का राज बताया। संध्या ने बताया कि सालों पहले उसकी अपनी 16 वर्षीय बुआ ने उस बावड़ी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। कहते हैं तब से उनकी आत्मा उस बावड़ी के आसपास भटकती है। पूजा और मंत्र शक्ति के प्रयोग से उन्हें उसी बावड़ी के पास बांधा गया है, जिससे वे किसी गांव वाले को सता न सके और कभी उस सीमा रेखा से बाहर ना आ सके। बस तब से किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि किसी की गलती से यदि रक्षा कवच टूट गया तो पूरे गांव में कयामत आ जाएगी। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है,
उस बावड़ी के आसपास बुआ जी की आत्मा स्वतंत्र रूप से घूमती है। वहां जाने वाला कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं आया। गरिमा ने पूछा, लेकिन तुम्हारी बुआ ने सुसाइड क्यों किया था? संध्या ने कहा, दादाजी जबरदस्ती उनकी शादी करना चाहते थे और बुआ जी को पढ़ना था। वे भी टीचर बनना चाहती थी, आपके पति की तरह। पर तुमने तो उन्हें कभी नहीं देखा होगा ना, जिंदा तो कभी नहीं। गरिमा ने चौंक कर कहा, मतलब? संध्या ने कहा, जब मैं 12 साल की थी, एक दिन पापा किसी कारण से मुझे स्कूल से रिसीव करने नहीं आ पाए थे। उस दिन मुझे अकेले ही घर आना पड़ा। उस दिन आपकी तरह मैं भी उस बावड़ी से एक्साइट होकर उसके पास चली गई थी। गरिमा ने पूछा, फिर क्या हुआ? संध्या ने कहा, फिर क्या, थोड़ी देर तो सब कुछ नॉर्मल था, बट फिर अचानक वे मेरे सामने आ गई। लाल रंग की लहंगा चोली पहने हुए थी वो, काले घने कमर तक लंबे बाल, बिल्कुल भी डरावनी नहीं थी वो। पर? गरिमा ने पूछा, पर क्या? संध्या ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, पर वो हम सबसे बहुत नाराज हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने मुझे पजेस कर लिया था। कई तांत्रिक बाबाओं, ओझाओं की मदद से मुझे उनके चंगुल से बचाया गया, पर पता नहीं उन्होंने मुझे मारने की बजाय पजेस क्यों किया। आखिर वो मुझसे चाहती क्या थी, ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया। गरिमा ने कहा, तुम सच कह रही हो ना संध्या, कि बस यूं ही मुझे डरा रही हो? संध्या ने कहा, नहीं गरिमा भाभी, भला मैं आपको झूठ क्यों बोलूंगी? फिर भी अगर आपको यकीन नहीं है तो आप किसी से भी पूछ लीजिए। गरिमा ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है संध्या, बस इस बात पर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट तुम कह रही हो इसलिए शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। चिंतित होते हुए गरिमा ने कहा, खैर जो भी हो, हमें क्या, बस उस बावड़ी से दूर ही तो रहना है बस। अच्छा मैं चलती हूं, तुम्हारे भाई साहब के आने का टाइम हो गया है। वो भी उसी रास्ते से आते हैं, इसलिए आज उन्हें भी सचेत कर दूंगी। मुझे तो अब फिक्र हो रही है उनकी। संध्या ने कहा, हाँ भाभी, भैसा को जरूर बताइएगा, कहीं वो बुआ जी की आत्मा के माया जाल में न फंस जाए। गरिमा ने कहा, अच्छा चलती हूं। कहते हुए गरिमा वहां से अपने घर आ गई। शाम हो गई थी। सूरज सिंह स्कूल से लौट रहे थे कि उसी जगह आकर उनकी बाइक पंक्चर हो गई। सर्दियों के दिन थे, लगभग 5:15 हो रहे थे। सूरज ढलने को था। ऊपर से सुनसान जंगली रास्ता तो जल्दी ही सांझ के आगोश में आ जाता है। बाइक पंक्चर हो जाने की वजह से सूरज सिंह परेशान हो रहे थे। वहां कोई पंक्चर बनाने वाला भी नहीं था और अब वापस गांव में जाना मतलब 4 किलोमीटर पीछे जाना, जो इस समय पॉसिबल नहीं था। इसलिए सूरज सिंह जी बाइक पकड़कर पैदल ही घर की तरफ चल पड़े। अभी वे कुछ ही कदम चले थे कि उनके कानों में बचाओ बचाओ की आवाज पड़ी। आवाज किसी लड़की की थी जो बावड़ी की तरफ से आ रही थी। आवाज सुनते ही सूरज सिंह हड़बड़ा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये बात भी अजीब लग रही थी कि इस समय इस सुनसान एरिया में लड़की कहां से आ गई। बचाओ, मुझे यहां से बाहर निकालो, मेरी मदद करो, मदद करो। इस तरह की आवाजें रेगुलर आ रही थी। आखिरकार सूरज सिंह जी ने सब कुछ सोचना छोड़ लड़की को बचाने का डिसीजन लिया। बाइक सड़क पर ही खड़ी करके वे बावड़ी की तरफ तेजी से दौड़े। जैसे ही बावड़ी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा बावड़ी में एक लड़की गिरी हुई थी। सूरज सिंह ने न आव देखा न ताव, सीधे बावड़ी में छलांग लगा दी और उस लड़की को बचाकर बाहर ले आए। लेकिन तब तक वो लड़की बेहोश हो गई थी। इसलिए सूरज सिंह ने उसकी छाती दबाकर पेट से पानी बाहर निकाला और फिर अपने मुंह से उसे सांस देने की कोशिश की। इन सब प्रयासों से लड़की होश में आ गई। होश में आने के बाद उसने सूरज का बहुत धन्यवाद किया। तो सूरज सिंह ने कहा कि धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं, ये तो उनका फर्ज था। फिर सूरज ने उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो और इस बावड़ी में कैसे गिरी। तब उस लड़की ने वही कहानी बताई कि उसके पिता उसकी जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसे पढ़ लिख कर शिक्षक बनना है, बस इसीलिए सुसाइड करना चाहती थी। सूरज ने हथेली आगे करते हुए कहा, अरे पागल हो क्या, तुम इस बात के लिए मरने चली थी? कौन है तुम्हारे पापा? मैं बात करूंगा उनसे। मैं भी एक टीचर हूं, मुझे अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम पढ़ना चाहती हो।
मैं तुम्हारी पढ़ाई में भी मदद करूंगा। बस वादा करो कि आगे से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वो लड़की थोड़ा मुस्कुराई और शर्माते हुए सूरज के हथेली में अपनी हथेली रखते हुए बोली, हम वादा करते हैं, हमेशा आपकी बात मानेंगे, जो आप कहेंगे वही करेंगे। सूरज बोला, दैट्स गुड, चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। उस लड़की ने कहा, अरे नहीं साहब, मैं चली जाऊंगी। सूरज ने कहा, पर कैसे, अंधेरा हो गया है, अकेली जाना ठीक नहीं होगा, रुको मैं छोड़ देता हूं। उस लड़की ने कहा, नहीं साहब, मैं चली जाऊंगी। इतनी शाम अंधेरे में आपके साथ जाऊंगी तो कई बातें होंगी। आप भले आदमी हैं, पर लोग तो 4 बातें बना ही लेंगे। खामखा मैं बदनाम हो जाऊंगी, आप मेरी चिंता न करें, मैं चली जाऊंगी। सूरज ने कहा, ओके पक्का, जी पक्का। कहते हुए वो लड़की बरगद के पीछे झाड़ियों में गुम हो गई। फिर सूरज अपनी बाइक पकड़े पैदल घर की ओर रवाना हो गए। वहां इतनी देर हो जाने से गरिमा बहुत परेशान थी। वो रेगुलर सूरज का फोन ट्राई कर रही थी, पर सूरज का मोबाइल पानी में भीगने के कारण खराब हो गया था। गरिमा बुरी तरह से घबरा गई थी। वो दौड़ती हुई ठाकुर साहब के पास पहुंची और उन्हें सूरज के न आने और कॉल रिसीव न करने की बात कही। गरिमा तो लगभग रोने जैसी हो गई थी। उसके दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। ठाकुर साहब और संध्या उसे ढांढस बंधा रहे थे। ठाकुर साहब ने अपने 2 आदमियों को सूरज को ढूंढने के लिए भेजा। वो 2 आदमी सूरज को खोजने के लिए निकले ही थे कि सामने से सूरज सिंह अपनी बाइक हाथ में पकड़े धीरे धीरे आ रहे थे। जैसे ही गरिमा ने उन्हें देखा, वो दौड़ते हुए उनके पास जा पहुंची। गरिमा को इस तरह से बदहवास दौड़ता देख सूरज रुके और गरिमा से इसका कारण पूछा। क्या हुआ गरिमा, सब ठीक तो है, तुम इस तरह से बदहवास क्यों हो गई? गरिमा ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बट आप इतना लेट। तब तक ठाकुर साहब और संध्या भी वहां आ गए। उन्होंने ने भी सूरज से सेम प्रश्न किया और पूछा कि उनके कपड़े कैसे गीले हो गए। सूरज ने कहा, अरे क्या बताऊं ठाकुर साहब, दरअसल मेरी बाइक पंक्चर हो गई थी, बस इसी वजह से लेट हो गया। गरिमा ने पूछा, लेकिन आपके कपड़े? सूरज ने कहा, वो दरअसल। कहते हुए सूरज ने सारा वाकया बताया। बात सुनते ही ठाकुर साहब, गरिमा और संध्या के तो होश ही उड़ गए। ठाकुर साहब चौंकते हुए बोले, क्या आप उस बावड़ी के पास गए थे? हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। सूरज की बात सुनकर तो गरिमा मारे डर के बेहोश हो गई। सबने तुरंत गरिमा को संभाला। सूरज ने ठाकुर साहब से पूछा कि आखिर बात क्या है, सब इतना डरे सहमे क्यों हैं? तब ठाकुर साहब ने सूरज को पूरी बात बताई। बात सुनकर सूरज हंसने लगा और हंसते हुए बोला, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने जिसकी हेल्प की वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूतनी है? हाँ हाँ हाँ। कहते हुए सूरज फिर हंसा। क्या ठाकुर साहब, आप भी बेचारी गरिमा को भी डरा दिया। ठाकुर साहब ने कहा, मैं जानता हूं सूरज जी, आप पढ़े लिखे हैं, इन बातों में विश्वास नहीं करते हैं, पर हमारा यकीन कीजिए, हम जो कह रहे हैं वो कोरी बकवास नहीं है। आज आप जिससे मिले हैं वो हमारी अपनी बहन है, जिसने बरसों पहले उस बावड़ी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। जरा सोचिए, उस वीराने में कोई अकेली लड़की कहाँ जाएगी, वो भी इतने अंधेरे में। और फिर तभी गरिमा को होश आ गया और सब उसके पास जा पहुंचे। सूरज ने उसे संभाला, लेकिन वो बुरी तरह से डर गई थी। साथ ही साथ उसे सूरज की भी चिंता थी। उसने ठाकुर साहब से पूछा, ठाकुर साहब, अब क्या होगा? मेरे पति, इन्हें कुछ होगा तो नहीं? ठाकुर साहब ने कहा, पता नहीं गरिमा जी, बस हम तो भगवान से यही कामना करते हैं कि वो सुरक्षा कवच न टूट गया हो। अगर वो टूट गया तो हमारे पूरे गांव पर संकट आ सकता है। सूरज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठाकुर साहब प्लीज आप जाइए यहां से, गरिमा को आराम की जरूरत है, आप इसे अब और मत डराइए। गरिमा ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं नहीं ठाकुर साहब, आप कहीं मत जाइए प्लीज। सूरज ने गुस्से से कहा, अरे क्या यार, गरिमा पागल हो गई हो क्या? सुबह से दिमाग खराब हो गया है। ठाकुर साहब आप जाइए, यहां सब ठीक है, पता नहीं क्या सोचती रहती हैं पूरे दिन। सुबह से थक कर घर आया हूं और यहां अलग ही नाटक चल रहा है, आप जाइए प्लीज। सूरज के इंसिस्ट करने पर ठाकुर साहब वहां से चले तो गए,
पर अब भी उनके मन में वही डर बैठा हुआ था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। यहां सूरज थोड़ा गुस्से में थे, लेकिन गरिमा की मनोदशा समझते हुए उन्होंने खुद को शांत किया, जल्दी से चेंज किया और डिनर गर्म करके अपने बेडरूम में ही ले आए। सूरज ने कहा, लो गरिमा, सब कुछ भूलकर खाना खा लो। गरिमा बोली, नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। सूरज ने गरिमा का हाथ थामते हुए कहा, देखो गरिमा, आई एम सॉरी डियर, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया, बट आई नो यू आर सो डिस्टर्बिंग फॉर मी, बट यू डोंट वरी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन एंड सेफ। अब तुम खाना खा लो और प्लीज भूल जाओ ये सब। मैं आज बहुत ज्यादा थक चुका हूं डियर, प्लीज अंडरस्टैंड। ये भूत वगैरह सब कोरी बकवास हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हर गांव देहात में ऐसी स्टोरीज सुनने को मिलती हैं, सब सच होता तो इस दुनिया में इंसान कम भूत ज्यादा देखने को मिलते। हाँ 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 हाँ। कहते हुए सूरज हंसने लगा। वो आगे बोला, लिसन, मैं आज जिस लड़की से मिला वो एक जीती जागती लड़की थी, कोई भूत नहीं। अगर भूत होती तो बावड़ी में कूदकर बचाओ बचाओ क्यों चिल्लाती। भूत कब से मरने से डरने लगे। कहते हुए सूरज फिर हंसने लगा। गरिमा बोली, चलो छोड़ो ये सब बातें, आओ खाना खाते हैं। लेकिन सूरज ने कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं गरिमा, लेट्स इट फूड प्लीज यार, प्लीज, हाथ जोड़ता हूं तुम्हें। सूरज ने गुस्से में गरिमा के आगे हाथ जोड़ दिए। गरिमा ने थोड़ा सहमते हुए कहा, अरे प्लीज, ये आप क्या कर रहे हैं। ओके, मैं अब इस बारे में कुछ बात नहीं करूंगी, आई एम सॉरी, प्लीज आप नाराज मत होना। सूरज ने प्यार से गरिमा का माथा चूमते हुए कहा, मैं नाराज नहीं हूं गरिमा। दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर सो गए। सोते ही सपने में गरिमा ने देखा, लाल लहंगा चुनरी पहने एक लड़की उसके पति को अपने साथ ले जा रही है। गरिमा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर उस लड़की ने, सूरज अब मेरे हैं और मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगी, कहते हुए उसे धक्का देकर गिरा दिया। गिरते ही गरिमा का सपना टूटा और वो चीखते हुए झटके से उठ गई। चीख सुनकर सूरज की भी नींद खुल गई और उसने उठकर तुरंत लाइट ऑन की। सूरज ने पूछा, क्या हुआ गरिमा, सब ठीक है ना। गरिमा ने कहा, जी सब ठीक है, बुरा सपना था शायद। सूरज ने कहा, शायद क्या यार। गरिमा, सपना ही होगा ना, तुम भी ना पता नहीं आज मुझे सोने भी दोगी या नहीं। गरिमा ने कहा, देखिए मैं मानती हूं जो आप कह रहे हैं वो सच है, बट जरा ये तो सोचिए ठाकुर साहब झूठ क्यों बोलेंगे, वो भी अपनी बहन के बारे में। आखिर वो भी पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड हैं, और संध्या वो तो हमारी तरह नए जमाने की लड़की है, वकील हैं। फिर आप जरा गौर कीजिए इस बात पर। सूरज ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, जस्ट सेट अप। गरिमा, बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। एनफ, इट्स एनफ। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, सो जाओ चुपचाप, अब मैं और कोई बकवास सुनना नहीं चाहता, सो जाओ। सूरज को गुस्से में उबलता देखकर गरिमा ने चुप रहना ही ठीक समझा। वो चुपचाप सहम कर सो गई, पर पूरी रात उसे नींद नहीं आई। जैसे तैसे उसने रात गुजारी। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर उसने सूरज का टिफिन तैयार किया और फटाफट नाश्ता बनाया। नाश्ता करने के बाद जैसे ही गरिमा झूठी प्लेट्स ले जाने को हुई कि सूरज ने उसका हाथ पकड़ लिया। सूरज के छूते ही गरिमा की आंखों में आंसू छलछला उठे। सूरज ने गरिमा को अपने पास बैठाते हुए उसकी आंखों में आए आंसू पोंछे, फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, मुझे माफ कर दो गरिमा, कल रात जो मैंने किया वो, आई एम वेरी सॉरी। सूरज ने गरिमा के सामने कान पकड़ते हुए कहा। गरिमा ने सूरज के हाथों को उसके कानों से दूर करते हुए कहा, अरे नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं, ईट्स ओके, प्लीज कान छोड़िए। लेकिन सूरज ने उसकी बात नहीं मानी और उसकी तरफ देखते हुए बोला, पहले कहो कि तुमने माफ कर दिया मुझे। गरिमा ने कहा, जी। उसके मुंह से ये शब्द सुनते ही सूरज ने कहा, दैट्स फाइन, ओके, मैं चलता हूं, तुम अपना ध्यान रखना और फालतू बातें मत सोचना, मुझे आज भी आने में देर हो जाएगी, बाइक का पंक्चर बनवाना है, मोबाइल भी रिपेयर के लिए देना है, सो तुम डिनर कर लेना, ओके। सूरज ने जाते हुए गरिमा के माथे को चूमा। सूरज को जाते देख गरिमा ने कहा, जी, बट आप भी अपना ध्यान रखिएगा प्लीज।
बाइक हाथ में पकड़कर घर से बाहर निकलते हुए सूरज ने कहा, जो हुक्म माय क्वीन। ओके बाय, मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। बाहर ठाकुर साहब पहले ही खड़े थे। सूरज को देखते ही बोले, अरे मास्टर साहब, आपको पैदल जाने की कोई जरूरत नहीं, हमारी बाइक ले जाइए और चिंता मत कीजिए। आपकी गाड़ी का पंक्चर मेरे आदमी बनवा लेंगे। अपना फोन भी दे दीजिए, वो भी रिपेयर करवाने के लिए दे देंगे। फिर ठाकुर साहब ने एक दूसरा मोबाइल सूरज को देते हुए कहा, इसमें अपनी सिम लगा के यूज कीजिए जब तक कि आपका फोन ठीक नहीं हो जाता। ये लीजिए बाइक की चाबी और फोन। ठाकुर साहब की दरिया दिली देखकर हैरान होते हुए सूरज ने कहा, अरे बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब, पर आप इतनी तकलीफ। उसकी बात का जवाब देते हुए ठाकुर साहब बोले, अरे कैसी तकलीफ मास्टर जी, ये तो हमारा फर्ज है। आप हमारे अपने ही तो हैं, हम आपके काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। उनकी बात सुनते ही सूरज को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई और वो अपने के पर पछताते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, कल मैंने आपके साथ बहुत रूडली बिहेव किया। आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज हो सके तो माफ कर दीजिएगा। उसकी बात सुनते ही हंसते हुए ठाकुर साहब बोले, सूरज जी, आपका नाम सूरज है भाई, आप नहीं तपेंगे तो काम कैसे चलेगा। क्यों गरिमा जी, ठीक कहा ना मैंने। सूरज के पास खड़ी गरिमा की ओर देखते हुए ठाकुर साहब बोले। ठाकुर साहब की बात सुनकर सब हंस पड़े और फिर सूरज अपने स्कूल के लिए निकल पड़ा। सूरज के जाते ही गरिमा ने ठाकुर साहब को धन्यवाद देते हुए कहा, थैंक यू सो मच ठाकुर साहब, आपने हेल्प कर दी। गरिमा की बात सुनते ही ठाकुर साहब बोले, अरे गरिमा, आप मेरी बेटी जैसी हो, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं। क्या बात है, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो, कल वाली बात से परेशान हो। उनका सवाल सुनते ही गरिमा तुरंत रिएक्ट करते हुए बोली, जी ठाकुर साहब, कल वाली बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। और कहते हुए गरिमा थोड़ा सकुचा गई और आगे कुछ बोल नहीं पाई। ऐसे में उसकी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए संध्या ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, और क्या भाभी। तब गरिमा ने ठाकुर साहब और संध्या को रात में आए सपने के बारे में बताया। बात करते करते गरिमा रो पड़ी तो संध्या ने उसे संभाला, भाभी प्लीज रोइए मत, रोने से क्या होगा, प्लीज भाभी, आखिर वो एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। आप भूल जाइए उसे, और उसे भी जो मैंने आपको बताया। संध्या के किसी तरह से समझाने पर अपनी आंखें भरते हुए गरिमा ने कहा, कैसे भूल जाऊं संध्या, मैं जानती हूं कि जो कुछ तुमने कहा वो सच है, और वो लड़की जो उनसे मिली थी वो कोई इंसान नहीं थी। ठाकुर साहब भी जानते थे कि सच क्या है, फिर भी वे गरिमा के डर को कम करते हुए और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए बोले, हम मानते हैं गरिमा जी कि उस बावड़ी के पास कोई जिंदा इंसान नहीं जाता, पर हो सकता है वो लड़की मरना चाहती थी, इसलिए बिना डर के वहां चली गई। उनकी इस बात पर जवाब देते हुए गरिमा बोली, नहीं ठाकुर साहब, मैं जानती हूं वो लड़की कोई जिंदा लड़की नहीं थी, क्योंकि उसने इन्हें अपनी जान देने की वही वजह बताई जो बरसों पहले आपकी बहन की आत्महत्या का कारण थी। क्या ये कोइंसिडेंट हो सकता है? जरा सोचिए, मुझे इनकी फिक्र हो रही है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो। कहते हुए गरिमा फिर रो पड़ी। ऐसे में उसे ढांढस बंधाते हुए ठाकुर साहब बोले, आप चिंता न करें गरिमा जी, हमारे रहते सूरज सा को कुछ नहीं होगा। कहते हुए उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और पंडित जी को बुलवाया। फिर संध्या से बोले, बेटा भाभी को कुछ खिला दो, तब तक पंडित जी भी आ जाएंगे। संध्या बोली, जी पापा, और गरिमा को अंदर ले गई। थोड़ी देर बाद पंडित जी भी आ गए। ठाकुर साहब ने उन्हें गरिमा से मिलाते हुए सारी बात बताई। तब पंडित जी ने कुछ मंत्रोच्चार कर एक धागा गरिमा को दिया और बोले, बेटी इसे मास्टर जी के हाथ पर बांध देना, इसके प्रभाव से सभी बुरी शक्तियां दूर रहेगी उनसे। गरिमा ने थोड़ा सकुचाते हुए मौली धागा लिया, लेकिन फिर थोड़ा सकुचाते हुए बोली, पंडित जी क्या बिना मौली के कुछ नहीं हो सकता? गरिमा का सवाल सुनते ही पंडित जी ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अरे नहीं बेटी, उन पर प्रेतात्मा का साया है, वो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती हैं, कभी भी उन पर अटैक कर सकती हैं।
ये धागा ही उसे उनके पास आने से रोक सकता है। उनका जवाब सुनते ही गरिमा ने बड़े निराशा भरे स्वर में कहा, पर पंडित जी वो नहीं बांधेंगे इसे। अगर बात पहले की होती तो कुछ नहीं कहते, पर अब जबकि वो जान गए हैं कि मैं भूत प्रेत से सुरक्षा के लिए ये सब कर रही हूं, वे इसे कभी नहीं बांधेंगे। मैं कैसे मनाऊंगी उन्हें, वो नहीं मानेंगे। कहते हुए गरिमा ने अपनी दुविधा पंडित जी के सामने रखी। तब पंडित जी ने बड़े ही सधे हुए शब्दों में कहा, मैं जानता हूं बेटी, मास्टर जी पढ़े लिखे हैं, इन बातों पर उन्हें यकीन नहीं होगा, पर बेटी अब तुम्हें कैसे भी ये सुरक्षा कवच पहनाना होगा उन्हें, नहीं तो कुछ अमंगल घट सकता है। उसके बाद ठाकुर साहब से विदा लेते हुए वे बोले, अच्छा ठाकुर साहब मैं चलता हूं, मेरी कोई जरूरत हो तो जरूर याद कीजिएगा। प्रणाम कहते हुए पंडित जी वहां से चले गए। गरिमा पूरे दिन यही सोचती रही कि आखिर वो सूरज की कलाई पर ये मौली बांधेगी कैसे। आखिर शाम हुई। सूरज ठाकुर साहब की बाइक से घर आ रहा था। बावड़ी के पास वाले रास्ते से गुजरते समय अचानक उनकी बाइक की स्पीड बढ़ गई। सूरज ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं लगे और न ही स्पीड कम हुई, जिससे बाइक असंतुलित होकर सामने एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक का आगे वाला टायर निकलकर दूर जा गिरा। बाइक का हेड पूरी तरह से मुड़ गया। सूरज का एक पैर बाइक के नीचे आ गया। ये एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि इसमें जिंदा बच पाना संभव ही नहीं था, पर कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। सूरज की जान तो बच गई, पर वो बुरी से जख्मी हो गया था। अंधेरा होने लगा था और वहां उस सुनसान रास्ते पर उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। सूरज वहीं घायलावस्था में पड़ा था। किसी तरह उसने अपने पैर को बाइक के नीचे से निकाला और उठने की कोशिश की, पर उसका पैर फ्रैक्चर हो जाने की वजह से वो उठ नहीं पाया। किसी तरह गरिमा को फोन मिलाने के लिए खुद को घसीटता हुआ दूर गिरे मोबाइल के पास पहुंचा, पर नेटवर्क न होने की वजह से कॉल नहीं कर पाया। उसकी दिलेरी वास्तव में प्रशंसनीय थी, पर शरीर साथ नहीं दे रहा था। वहां उसके घर न लौटने की वजह से गरिमा और ठाकुर साहब परेशान हो रहे थे। आखिर ठाकुर साहब 4 आदमियों को अपने साथ लेकर जीप में सूरज को खोजने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें सूरज उसी बावड़ी के पास रास्ते में घायल अवस्था में पड़ा मिला। वे उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए। वहां ट्रीटमेंट करवाने के बाद मेडिसिन वगैरह लेकर सूरज को घर ले आए। इस बीच गरिमा ने उन्हें कई बार फोन किया, पर उन्होंने उसे सूरज के एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, बस बाइक की प्रॉब्लम बताकर बात टाल दी। पर गरिमा का मन इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था कि सिर्फ बाइक की प्रॉब्लम से सूरज लेट हो गए हैं। उसने संध्या से कहा, ठाकुर साहब भी तो उनसे बात नहीं करवा रहे हैं संध्या, जरूर कुछ हुआ है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। रात के 2 बज रहे हैं। इस टाइम कौन सा गैराज चालू होता है? तभी सामने से ठाकुर साहब की गाड़ी आती दिखी, जिसे देखते ही गरिमा और संध्या दौड़ते हुए गाड़ी के पास गए। गाड़ी के पास पहुंचते ही जब गरिमा ने सूरज को इंजर्ड देखा तो वो बेहद डर गई और शोकड़ होते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या हुआ आपको? ठाकुर साहब, ये इन्हें। गरिमा को परेशान देखकर सूरज ने एक आह भरते हुए कराहती हुई सी आवाज में कहा, कुछ नहीं गरिमा, शांत हो जाओ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, बट मैं ठीक हूं। ठाकुर साहब और उनके लोगों ने गाड़ी से उतारकर अपने कमरे तक आने में सूरज की मदद की। ठाकुर साहब ने सूरज की मेडिसिन गरिमा को दी और समझा दिया कौन सी दवा कैसे देनी है। गरिमा रो तो नहीं रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू छलछला रहे थे। उसने ठाकुर साहब से पूछा, ये कैसे हुआ? तो ठाकुर साहब ने बताया, खुद वे भी नहीं जानते। जब वे सूरज को ढूंढने गए थे तब ये उन्हें इस जख्मी हालत में सड़क पर बेहोश पड़े मिले, इसलिए वे उन्हें सीधे हॉस्पिटल ले गए। वहां होश में आने के बाद इन्होंने घर चलने की बात कही। कोई सीरियस इंजरी न होने की वजह से डॉक्टर ने भी जल्दी से डिस्चार्ज कर दिया। बस ये पैर और कोहनी का प्लास्टर होने की वजह से थोड़ी तकलीफ होगी। उनके माथे पर भी टांके आए हैं, पीठ पर भी थोड़ी चोट आई है, इसलिए आप इनके खान पान का थोड़ा ध्यान रखिएगा, वरना घाव खराब होने की समस्या हो सकती है।
ठाकुर साहब की पूरी बात सुनते ही उन्हें धन्यवाद देते हुए गरिमा ने कहा, जी ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। अच्छा, अब आप जाकर आराम कीजिए। हमारी वजह से आप पहले से ही तकलीफ में आ गए हैं। उसकी बात सुनते ही ठाकुर साहब बोले, अरे गरिमा जी, कैसी बातें कर रही हैं आप दोनों कोई पराए थोड़ी हैं, हमारे अपने हैं। अपने अपनों के काम नहीं आएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप चिंता मत कीजिए और कोई भी काम हो बेझिझक बताइए, किसी भी समय। अब आप भी कुछ खा लीजिए और सूरज सा को भी थोड़ा कुछ खिला दीजिए और आराम कीजिए। अच्छा, अब हम चलते हैं, गरिमा बोली। जी ठाकुर साहब। और उनके जाने के बाद गरिमा सूरज के पास आई और एक आह भरते हुए बोली, कैसे हैं आप? कैसे हुआ ये सब? गरिमा को टेंशन में देखकर उसे समझाते हुए सूरज ने कहा, मैं ठीक हूं गरिमा, तुम टेंशन मत लो। कभी कभार ड्राइव करते हुए ऐसे हादसे हो जाते हैं, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, तुम भूल जाओ ये सब। सूरज की बात सुनते ही गरिमा तुरंत रिएक्ट करते हुए बोली, भूल जाऊं? कैसे? क्या मैं नहीं जानती कि आप कितना सेफली ड्राइव करते हैं? आपके साथ ऐसे अचानक ये कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए कि आखिर ये हुआ कैसे, प्लीज। तब सूरज ने गरिमा को पूरा वाकया बताया। सूरज के मुंह उस हादसे का सच सुनते ही गरिमा हैरानी भरे शब्दों में बोली, क्या? पर अचानक गाड़ी की स्पीड अपने आप कैसे बढ़ गई और ब्रेक भी नहीं लगे? ये कैसा एक्सीडेंट था? बाइक के ब्रेक अचानक कैसे फेल हो गए? इस बात पर खुद भी हैरानी जताते हुए सूरज ने कहा, पता नहीं कैसे हो गया यार, खुद मुझे भी ये बात परेशान कर रही है। खैर, अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ ये सब। जितना सोचेंगे इस बारे में उतना दिमाग खराब होगा। अच्छा छोड़ो ये सब और तुम जाकर कुछ खा लो, गरिमा ने पूछा। और आप? उसकी बात का जवाब देते हुए सूरज ने कहा, मुझे अभी कुछ भी खाने का मन नहीं है, दवाइयों की वजह से पेट में भराव का अनुभव हो रहा है। इस बात पर अपनी सहमति जताते हुए गरिमा बोली, ठीक है, आप आराम कीजिए, अभी मेरा भी कुछ खाने का मन नहीं है। सुबह के 3 बज रहे हैं, इस टाइम कुछ खाने का मन हो भी कैसे सकता है? बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वादा कीजिए आप मना नहीं करेंगे। सूरज ने कहा, क्या बात है गरिमा, बोलो। सूरज की बात सुनते ही गरिमा ने कहा, नहीं ऐसे नहीं, पहले आप वादा कीजिए, मना नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं होंगे प्लीज। उसकी बातों ने सूरज को हैरानी में डाल दिया था, इसलिए वो उसी लहजे में इस बारे में बात करते हुए बोला, बात क्या है गरिमा, बताओ तो सही। लेकिन उसे कुछ भी बताने से पहले गरिमा अपनी बात पर अड़ी रही और बोली, नहीं प्लीज, आप वादा कीजिए, मेरी बात मानेंगे। आखिरकार थक हार कर सूरज ने गरिमा के सामने घुटने टेक ही दिए और उसे प्रॉमिस करते हुए बोला, ओके, आई प्रॉमिस, न गुस्सा करूंगा और न ही मना करूंगा। अब बताओ तो सही बात क्या है? वो दरअसल, कहते हुए गरिमा ने वो मौली जो पंडित जी ने उसे दी थी निकाली और सूरज की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मुझे ये आपके हाथ पर बांधनी है। गरिमा की तरफ देखते हुए सूरज ने कहा, ये क्या है गरिमा? गरिमा बोली, जी मौली हैं। सूरज ने थोड़ा सख्त मिजाज अपनाते हुए गरिमा से कहा, वो तो मुझे भी दिखाई दे रही हैं। उसके सख्त रवैये को देखते हुए गरिमा बोली, देखिए आपने वादा किया था, आप गुस्सा नहीं करेंगे, प्लीज प्लीज मेरी खातिर मान जाइए, मैं हाथ जोड़ती हूं आपके आगे। गरिमा ने हाथ जोड़कर सूरज से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। उसे इस तरह जिद करते देख सूरज ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, तुम भी ना गरिमा, ओके बांधो। कहते हुए सूरज ने अपना हाथ गरिमा की तरफ बढ़ाया और ये बात सुनते ही बिना एक पल गंवाए गरिमा ने तुरंत सूरज की कलाई पर वो धागा बांध दिया और चैन की सांस ली। इस पर सूरज ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, हो गई खुश, अब सो जाओ। सूरज की बात सुनकर मुस्कुराते हुए गरिमा बोली, आप भी आराम कीजिए। फिर गरिमा ने लेटने में सूरज की मदद की और कंबल ओढ़ा दिया। खुद भी पास में लेट गई, लेकिन उसकी आंखों से आज भी नींद ओझल हो चुकी थी। वही सूरज थकान और दवाइयों की वजह से जल्दी ही सो गया। अभी सुबह के 5 बजे ही थे कि गरिमा के फोन की रिंग बजी। गरिमा ने तुरंत फोन उठाया।
फोन उसकी देवरानी ज्योति का था। फोन लेकर गरिमा कमरे से बाहर आ गई ताकि सूरज डिस्टर्ब न हो। ज्योति से बात करने के बाद गरिमा नहाने और फ्रेश होने चली गई। नहाते हुए अचानक बाथरूम की लाइट्स झिलमिलाने लगी। ये देखकर गरिमा थोड़ा चौंकी और उसने जल्दी से साड़ी पहनी। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसके सामने वही 16 साल की लाल कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी जो उसके सपने में आई थी। उसे देखकर गरिमा घबरा गई। तुम कौन हो तुम? यहां कैसे आई? उसकी बात सुनते ही वो रहस्यमयी लड़की बोली, मैं थारी मौत हूं। बताइयो तो मैं तने कि सूरज साहिब म्हारा से फिर कई बीच में आई तू। उसकी बात सुनते ही गरिमा ने अपने शब्दों पर थोड़ा जोर देते हुए कहा, बकवास मत कर, वो मेरे पति हैं और हमेशा मेरे ही रहेंगे। गरिमा का बस ये कहना भर था कि उस आत्मा ने गरिमा के गालों पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। नाखूनों से उसके चेहरे और गर्दन पर वार कर दिए। उसकी मारपीट से गरिमा चीखने चिल्लाने लगी। उसकी चीखें सुनकर सूरज हड़बड़ाकर जाग गया। गरिमा, गरिमा की आवाज, क्या हुआ उसे? कहते हुए सूरज ने बेड से उठने की कोशिश की, पर पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से खड़ा ही नहीं हो पाया। उधर गरिमा की चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। गरिमा की चीखें सुनकर सूरज ने तेज आवाज लगाते हुए पूछा, गरिमा, क्या हुआ? गरिमा? लेकिन गरिमा तक उसकी आवाज पहुंची ही नहीं, क्योंकि गरिमा खुद ही इतना चीख रही थी, रो रही थी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज, बचाओ, सूरज जी, बचाइए मुझे, बचाओ। ये करुण क्रंदन सुनकर सूरज आहत हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तभी उसकी नजर गरिमा के फोन पर पड़ी जो दूर टेबल पर रखा हुआ था। सूरज जैसे तैसे कोशिश करते हुए बेड का सहारा लेकर गिरते संभलते फोन तक पहुंचा और संध्या को फोन मिलाया। संध्या अब भी सोई हुई थी, इसलिए उसने फोन नहीं उठाया। सूरज ने फिर कॉल किया, लेकिन फिर भी संध्या ने फोन रिसीव नहीं किया। हार कर सूरज ने ठाकुर साहब को कॉल किया। ठाकुर साहब ने तुरंत फोन रिसीव किया और सूरज की बात सुनते ही तुरंत दौड़कर उनके घर पहुंचे। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही गरिमा ने किसी तरह खुद को संभालते हुए बाथरूम का दरवाजा खोल दिया और बाहर आ गई। तभी ठाकुर साहब भी वहां आ गए। उन्होंने गरिमा को इस लहूलुहान हालत में देखा तो घबरा गए। उन्होंने तुरंत गरिमा को संभाला। अरे गरिमा जी, ये क्या हुआ आपको? ये सब कैसे? आप आइए। कहते हुए ठाकुर साहब गरिमा को उसके बेडरूम में ले आए। वहां सूरज पहले से ही परेशान बैठा था। तभी गरिमा को इस हालत में देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। गरिमा के चेहरे पर थप्पड़ों के निशान थे, जगह जगह नाखूनों से आई खरोंच और उनमें से रिश्ता खून। उसकी ये हालत देखते ही बड़े ही चिंता भरे शब्दों में सूरज ने कहा, गरिमा, ये क्या हुआ तुम्हें? कहते हुए सूरज ने एक बार फिर उठने की कोशिश की, पर नाकाम हुआ। ठाकुर साहब ने गरिमा को सूरज के पास बेड पर बिठाया और पानी ले आए। गरिमा ने थोड़ा पानी पिया। फिर सूरज और ठाकुर साहब ने उससे पूछा कि आखिर उसकी ये हालत कैसे हुई। तब गरिमा ने अपने साथ घटी आप बीती सुनाई। ये बात सुनकर ठाकुर साहब तो सुन्न हो गए, पर सूरज को विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत रिएक्ट किया, वोट, ये क्या कह रही हो गरिमा? ये कैसे हो सकता है? उसकी बात सुनते ही गरिमा ने आह भरते हुए कहा, तो आपको क्या लगता है ये सब अपने आप हुआ मेरे साथ? जरा मेरी हालत तो देखिए। आपको अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो लड़की सिर्फ मेरा वहम नहीं। इस पर सूरज ने गरिमा को समझाते हुए कहा, वो बात नहीं है गरिमा, बट ये भी सच है कि वो कहानी सुनकर तुम बहुत ज्यादा डर गई हो और फिर मेरे साथ हुआ यह हादसा। इन सब बातों से तुम्हारे दिमाग में डर ने घर कर लिया है। सूरज की बातों ने गरिमा को पूरी तरह से हैरान करके रख दिया था और उसी हताशा भरी नजरों से सूरज की ओर देखते हुए वो बोली, आप ये कहना चाहते हैं कि मैं पागल हो गई हूं? ये सब मैंने खुद किया है अपने साथ। फिर गरिमा ने अपनी हथेलियां आगे की ओर सूरज को दिखाते हुए बोली, ये देखिए मेरे नाखून। इन्हें देखकर आपको लगता है
कि इतने छोटे नाखूनों से इतनी गहरी खरोंचें आ सकती हैं। गरिमा ने रुआंसा होते हुए कहा, मेरा न सही, कम से कम मेरे जख्मों का तो भरोसा कीजिए। गरिमा की बात सुनकर अपनी तरफ से सफाई देते हुए सूरज ने कहा, नहीं गरिमा, मेरा वो मतलब नहीं था, छोड़ो ये सब। कहते हुए वो ठाकुर साहब की तरफ देखते हुए बोला, ठाकुर साहब जरा संध्या को भेज दीजिए, गरिमा की चोटों पर एंटीसेप्टिक लगाने में हेल्प हो जाएगी। सूरज की बात का जवाब देते हुए ठाकुर साहब बोले, जी जरूर सूरज साहब, मैं अभी भेजता हूं संध्या को। ठाकुर साहब ने तुरंत संध्या को गरिमा की हेल्प के लिए भेजा। संध्या ने आते ही गरिमा के घावों को साफ कर उन पर दवाई लगा दी, गरिमा को पेन किलर भी दे दी, फिर सूप और नाश्ता भी तैयार कर दिया। दोनों को नाश्ता करवाकर वो अपने घर लौट गई। उसके जाने के बाद गरिमा ने सूरज को बताया कि आज सुबह ज्योति का कॉल आया था। उसकी बात सुनते ही हैरानी भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए सूरज ने कहा, ज्योति का कॉल आया था, ये बात तुम मुझे क्यों बता रही हो? कही बाबोसा, उनकी तबीयत तो ठीक है? गरिमा ने कहा, जी। सूरज ने पूछा, फिर? सूरज के सवाल का जवाब देते हुए गरिमा ने कहा, वो दरअसल 2 दिन से आपका फोन नहीं लग रहा था, तो वहां सब परेशान हो गए थे, खासकर बाबोसा। उन्होंने कल शाम को भी मुझे कॉल किया था और आपके घर आ जाने पर बात करवाने को कहा था, पर उसकी बात सुनते ही तुरंत रिएक्ट करते हुए सूरज बोला, हाँ, बात नहीं हो पाई उनसे, इसलिए परेशान हो गए होंगे। कोई बात नहीं, मैं अभी बात कर लेता हूं उनसे, तुम्हारा फोन दो। उसके मुंह से यह बात सुनते ही गरिमा ने कहा, अब बात करके क्या करेंगे? बाबोसा आज 7 बजे की ट्रेन से यही आ रहे हैं। गरिमा की बात सुनकर सूरज को थोड़ी हैरानी हुई और वो उन्हीं नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, यहां अचानक? कहीं तुमने मेरे एक्सीडेंट की बात तो नहीं बताई उन्हें? गरिमा बोली, जी। ये बात सुनकर सूरज भड़क गया और लगभग गरिमा को फटकारते हुए बोला, वोट रबिश गरिमा, क्या जरूरत थी उन्हें बताने की? खामखा परेशान कर दिया उन्हें। सूरज को गुस्सा होते देखा गरिमा थोड़ा सहम गई और अपनी बात साफ करते हुए उसने लगभग सिसकी भरते हुए कहा, मेरी बात तो सुनिए, मैंने बाबोसा को कुछ नहीं बताया। मैं तो ज्योति से बात कर रही थी, तभी उन्होंने फोन ले लिया। मुझे नहीं पता था कि वे उसके पास खड़े हैं, वरना उसे भी कुछ नहीं बताती। आई एम सॉरी, बट मैं क्या करूं, अंदर ही अंदर घुट रही हूं। ज्योति का फोन आया तो खुद को रोक नहीं पाई और सब बता दिया। उसे इस तरह से स्ट्रेस में देखकर उसकी मनोव्यथा को समझते हुए सूरज ने बात को वहीं खत्म करते हुए कहा, इट्स ओके गरिमा, अब स्ट्रेस मत लो, आराम करो। फिर बाबोसा को 3 बजे लेने भी तुम्हें ही वीरपुर स्टेशन जाना पड़ेगा। मैं तो अब जा नहीं सकता, और इतनी दूर वे कहां बस में धक्के खाते आएंगे, फिर एड्रेस की माथा पच्ची अलग, और यहां घर तक तो कोई व्हीकल आने से रहा। सब शेयरिंग व्हीकल चलते हैं यहां, पर्सनल कर भी लिया तो लूट लेगा किराए में, परेशान हो जाएंगे वो। सूरज की बात सुनते हैं गरिमा ने कहा, जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं चली जाऊंगी। फिर गरिमा ने जल्दी से दोपहर का खाना बनाया, सूरज को खाना खिलाकर दवाई दी और फिर जल्दी से तैयार होकर संध्या को बुलाया। संध्या ने आते ही गरिमा से पूछा, भाभी आपने बुलाया? संध्या के आते ही उसकी ओर देखते हुए गरिमा ने कहा, हाँ संध्या, मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए। दरअसल मुझे वीरपुर जाना है अपने ससुर जी को लेवाने, जहां से आने में मुझे काफी देर हो जाएगी। तब तक ये अकेले हो जाएंगे यहां, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, क्या तुम तब तक इनके पास रुक सकती हो प्लीज? मैंने सब काम कर दिए हैं, इनका खाना दवाई सब यहां तक कि फ्रेश भी करवा दिया है, बस तुम्हें ध्यान रखना है इनका। इस हालत में इन्हें अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं लग रहा मुझे, सो प्लीज अगर तुम। उसकी बात सुनते ही संध्या ने उसकी हथेलियों को थामते हुए कहा, अरे भाभी आप इतनी रिक्वेस्ट क्यों कर रही हैं? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं भैया के पास ही रहूंगी, उनका पूरा ध्यान रखूंगी, आप बेफिक्र होकर जाइए। गरिमा ने कहा, थैंक यू सो मच डियर संध्या, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, आओ। कहते हुए गरिमा संध्या को सूरज के पास ले गई।
संध्या को देखते ही सूरज बोला, अरे संध्या तुम। सूरज की बात का जवाब देते हुए संध्या बोली, जी भैया मैं। कैसे हैं आप? सूरज ने कहा, मैं ठीक हूं संध्या, आओ बैठो। तभी गरिमा ने सूरज से कहा, इसे मैंने ही बुलाया है। जब तक मैं लौट कर नहीं आती तब तक ये यही आपके पास रहेगी। कोई भी जरूरत हो तो ये आपकी हेल्प करेगी। गरिमा की बात सुनते ही सूरज ने कहा, अरे इसकी क्या जरूरत थी गरिमा, ये यहां बोर हो जाएगी। तुम भी ना मुझसे पूछ लिया होता, खामखा परेशान किया इसे। तुम जाओ संध्या, मैं ठीक हूं। उसके इस बात को सुनते ही संध्या बीच में ही बोल पड़ी, क्यों भैया, क्या आपको मेरी मौजूदगी पसंद नहीं? उसकी बात सुनते ही सूरज ने कहा, अरे नहीं, वो बात नहीं है संध्या, पर तुम यहां इतनी देर रुक कर क्या करोगी? संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आपसे बातें। और वो आगे बोली, फिर भैया हो सकता है आपको मेरी जरूरत पड़े। आप भी तो इतनी देर अकेले क्या करेंगे? आपका फोन भी खराब है, कोई प्रॉब्लम हुई तो किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी तो भी एटलीस्ट किसी को बुला तो लूंगी बाहर से आपकी हेल्प के लिए। सूरज ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके संध्या, तुम जीती मैं हार गया। आखिर तुम वकील हो, तुम्हारी दलीलों को काटना मेरे बस में नहीं है। अच्छा फिर मेरा एक काम करो। संध्या बोली, क्या भैया, बताइए। उसकी बात का जवाब देते हुए सूरज बोला, एक लीव एप्लीकेशन लिखकर भाभी को दे दो, वो वीरपुर जाते समय स्कूल में पहुंचा देगी। अभी तक स्कूल में इन्फॉर्म नहीं किया है, मोबाइल भी खराब है, किसी ने कांटेक्ट किया भी होगा तो। उसकी बात सुनते ही संध्या बोली, ओके भैया, लेकिन कितने दिन की लीव्स डिमांड करनी है? इस पर जवाब देते हुए सूरज ने कहा, कम से कम 20 से 25 दिन, जब तक प्लास्टर नहीं उतरता। वैसे भी ये तो मेडिकल लीव है, ये बढ़ भी सकती हैं। संध्या ने जल्दी से एप्लीकेशन लिखकर गरिमा को दी। तब तक गरिमा भी जाने के लिए पर्स लेकर आ गई। एप्लीकेशन लेने के बाद सूरज और संध्या को इन्फॉर्म करके निकल गई। बाहर आते ही गरिमा के दिमाग में सुबह वाले हादसे की याद ताजा हो गई। उसे इस बात का डर सताने लगा कि जो कुछ उसके साथ सुबह हुआ वो दोबारा भी तो हो सकता है। आखिर उसे उसी बावड़ी के पास वाले रास्ते से गुजरना है, वो भी अकेले। ये सोचकर उसकी रूह कांप गई। वो अभी खड़े खड़े यही सोच रही थी कि तभी दूर खड़े ठाकुर साहब की आवाज उसके कानों में पड़ी, आप कहीं बाहर जा रही हैं गरिमा जी? उनकी आवाज सुनते ही गरिमा थोड़ी सहज हुई और पलटकर उनकी तरफ बढ़ी और थोड़ा नजदीक जाकर बोली, जी ठाकुर साहब, वीरपुर जा रही हूं। ठाकुर साहब ने पूछा, वीरपुर किस लिए? उनके सवाल का जवाब देते हुए गरिमा ने कहा, जी वो मेरे ससुर जी आने वाले हैं 3 बजे की ट्रेन से, बस उन्हें लिवाने जा रही हूं। अच्छा, कहते हुए ठाकुर साहब ने घड़ी देखते हुए कहा, लेकिन अभी तो 1 बज रहा है। उनकी बात का जवाब देते हुए गरिमा ने कहा, जी पर मुझे पहले उनके स्कूल जाना है एप्लीकेशन देने, फिर बस या किसी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ेगा, उसमें काफी टाइम लगेगा, इसलिए अभी जा रही हूं। ठाकुर साहब ने कहा, अरे अपनी जीप होते हुए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्यों जाएगी, आप रुकिए जरा। कहते हुए ठाकुर साहब बाहर आए और अपने ड्राइवर को आवाज लगाई, मोहन, अरे ओ मोहन। जी ठाकुर साहब आया। कहते हुए मोहन दौड़ता हुआ आया और बोला, जी ठाकुर साहब, आपने बुलाया। उसकी बात सुनते ही ठाकुर साहब तुरंत बोल, हाँ मोहन, भाभी सा को वीरपुर जाना है, तुम जीप से ले जाओ इन्हें। मोहन ने कहा, जो हुक्म ठाकुर साहब। कहते हुए मोहन गरिमा की तरफ देखते हुए बोला, आइए भाभी सा। लेकिन इस तरह अकेले ड्राइवर के साथ जाने में गरिमा को संकोच हो रहा था। मोहन के कहने पर उसने न कोई रिएक्ट किया और न ही उसके साथ गई। गरिमा की इस असमंजस को ठाकुर साहब बखूबी समझ गए और उन्होंने मोहन से कहा, जा तू जीप निकाल। मोहन वहां से चला गया। तब ठाकुर साहब ने गरिमा से कहा, आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है गरिमा जी, ये हमारा वफादार ड्राइवर है, आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए संध्या को साथ ले जाइए। उनकी बात सुनते ही गरिमा को थोड़ा धीरज तो मिला,
लेकिन फिर अपनी दुविधा बयान करते हुए वो बोली, जी ठाकुर साहब, पर उसे तो मैं उनके पास बिठाकर आई हूं, उन्हें अकेले छोड़कर भी तो नहीं जा सकती। उसकी बात सुनते ही ठाकुर साहब बोले, अरे तो क्या हुआ गरिमा जी, सूरज सा के पास मैं बैठ जाऊंगा, आप उनकी चिंता क्यों करती हैं। उनकी बात सुनकर गरिमा को थोड़ा ठीक तो लगा, लेकिन उन्हें इस तरह से तकलीफ देना कहीं ना कहीं उसे सही नहीं लग रहा था। इसलिए ठाकुर साहब की ओर देखते हुए वो बोली, नहीं ठाकुर साहब, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं, मैं चली जाऊंगी। उसकी बात सुनते ही ठाकुर साहब तुरंत बोल पड़े, अरे कैसी तकलीफ, आप सूरज सा से डर रही है ना कि वो नाराज हो जाएंगे आपसे कि आपने हमें क्यों तकलीफ दी। आप चिंता न करें, आप यही रुकिए, मैं संध्या को यही बाहर भेजता हूं। आप सीधे यहीं से चले जाना और सूरज सा की बिल्कुल चिंता न कीजिए। जब तक आप लौट कर नहीं आती, मैं उनके पास से हिलूंगा भी नहीं। ठाकुर साहब की बातों ने गरिमा की सारी टेंशन दूर कर दी थी। उनके इस हेल्पफुल नेचर को देखकर गरिमा की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्हीं भरी आंखों से ठाकुर साहब की तरफ देखते हुए वो बोली, थैंक यू सो मच ठाकुर साहब, आप वाकई मेरे पापा की तरह हेल्प कर रहे हैं। उसकी इस बात पर ठाकुर साहब गरिमा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, आप मेरी बेटी ही हैं गरिमा। कहते हुए वे अंदर चले गए। मोहन जीप लेकर आ गया। संध्या भी तुरंत आ गई। संध्या और गरिमा जीप में बैठ गई और वे वीरपुर के लिए निकल गए। रास्ते में बावड़ी की तरफ गरिमा ने देखा तक नहीं, मन ही मन श्री सालासर बालाजी को निरंतर याद करते हुए उस सुनसान रास्ते से निकली। आगे जाकर गांव में स्कूल के पास गरिमा ने जीप रुकवाई और संध्या से बोली, संध्या, क्या तुम अंदर जाकर अपने भैया की एप्लीकेशन दे आओगी? मैं जाऊंगी तो मुझे अपने चेहरे से स्कार्फ खोलना पड़ेगा और स्कार्फ खुलते ही सब उन खरोचों और निशानों के बारे में पूछेंगे। उसकी बात सुनते ही संध्या तुरंत बोली, डोंट वरी भाभी, लाइए, मैं दे आती हूं एप्लीकेशन और सबको इन्फॉर्म भी कर दूंगी। गरिमा ने संध्या को एप्लीकेशन देते हुए कहा, हाँ ये लो। थोड़ी देर में संध्या स्कूल से एप्लीकेशन देकर आ गई और फिर वे सीधे वीरपुर के लिए निकल पड़े। लगभग 2:45 होते होते वे वीरपुर पहुंच गए। ट्रेन लगभग 15 मिनट लेट 3:15 बजे स्टेशन पर आ गई। संध्या और गरिमा प्लेटफॉर्म पर ही खड़े थे। तभी गरिमा की नजर अपने ससुर जी पर पड़ी। उसने संध्या को इशारा किया और वे दोनों उनकी तरफ बढ़ी। गरिमा ने स्कार्फ पहले ही उतार दिया ताकि ससुर जी उसे पहचान सके, साथ ही और बात करने में भी आसानी हो। उसने साड़ी के पल्लू से अपना सिर भी ढक लिया और आगे बढ़कर अपने ससुर जी के पांव छुए। संध्या ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया। अचानक गरिमा को देखकर उसके ससुर चौंके। आशीर्वाद देते हुए वे बोले, अरे बहू, तुम यहां, जीती रहो। उनकी बात का जवाब देते हुए गरिमा ने कहा, जी बाबोसा, मैं आपको ही रिसीव करने आई हूं। और फिर संध्या से मिलवाते हुए बोली, ये ठाकुर साहब की बेटी हैं संध्या, मेरे साथ आई हैं आपको रिसीव करने। इस पर गरिमा के ससुर संध्या की तरफ देखते हुए बोले, अच्छा, कैसी हो बेटा? संध्या ने कहा, मैं ठीक हूं अंकल। फिर कर्नल साहब, गरिमा के ससुर रिटायर्ड कर्नल थे, ने गरिमा से कहा, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी बहू, मैं खुद आ जाता। और तुम्हारे चेहरे पर ये निशान, थप्पड़ों और खरोंचों के निशान लगते हैं, कहीं सूरज ने तो। बड़े ही चिंतित स्वर में वे बोले। ऐसे में गरिमा ने तुरंत रिएक्ट कर उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, नहीं नहीं बाबोसा, माना कि वे थोड़े तेज स्वभाव के हैं, पर मेरे मान का उन्होंने हमेशा ध्यान रखा है। चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, पर कभी बदतमीजी से बात तक नहीं की। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। हमारे रिश्ते की मर्यादा का हमेशा पालन किया है उन्होंने। उसकी बात सुनकर और उसके चेहरे पर बने जख्मों को देखकर उसके ससुर बेहद हैरानी भरी नजरों से उसकी ओर देखते हुए बोले। तो फिर ये, उनके इस सवाल का जवाब देते हुए गरिमा ने कहा, आप चलिए बाबोसा, मैं आपको सब कुछ बताती हूं। गरिमा, संध्या और कर्नल साहब तीनों जीप में बैठ गए। मोहन ने सूटकेस और बैग उठाकर जीप में रखे और फिर वे वापस रूपगढ़ के लिए रवाना हो गए। रास्ते में गरिमा ने अपने ससुर जी को शुरू से सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद कर्नल साहब बोले,
बहू, इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। सूरज ने भी कुछ नहीं बताया। उनकी इस बात पर रुआंसा होते हुए वो बोली, वो क्या बताएंगे बाबूसा, उन्हें तो हमारी किसी बात पर विश्वास ही नहीं। उन्हें तो ये लगता है कि ये कहानी सुनकर मैं इतना डर गई हूं कि अब खुद ही खुद को चोट पहुंचा रही हूं। वे तो पागल समझने लगे हैं मुझे। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। बड़ी मुश्किल से पंडित जी की दी वो पवित्र मौली बांधी है मैंने उनके हाथ पर। गरिमा की बातें सुनते ही उसके ससुर उसे दिलासा देते हुए बोले, चिंता मत करो बहू, वो बचपन से सैनिक स्कूल में पढ़ा है और फिर उसका सब्जेक्ट भी साइंस है। उसे इतनी जल्दी इन सब बातों पर विश्वास होगा भी नहीं। बट मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा विश्वास है। आखिर हैं कहाँ वो बावड़ी? उनके सवाल का जवाब देते हुए संध्या बोली, अभी आगे रास्ते में आएगी अंकल। कर्नल साहब ने हुंकार भरी। थोड़ी देर में वो सुनसान रास्ता आ गया। कर्नल साहब ने चलती जीप के अंदर से ही उस बावड़ी की तरफ एक नजर डाली, पर गौर से नहीं देखा। कुछ देर में वे सब घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही सभी सीधे सूरज के रूम में गए। मोहन ने भी जीप से सामान उतारकर अंदर रख दिया। ठाकुर साहब अभी तक सूरज के पास ही बैठे हुए थे। सबको देखकर वे सोफे से उठे। अपने पिताजी को देखकर सूरज बहुत खुश हुआ और बोला, भाबोसा आप आ गए, और बेड से उठने की कोशिश की, पर इस पर कर्नल साहब ने सूरज को संभालते हुए कहा, अरे अरे क्या कर रहे हो बेटा, अभी तुम इस हालत में नहीं हो कि उठकर हमारे पैर छू सको। उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए वो बोला, जी बाबोसा आप बैठिए। अरे ठाकुर साहब आप क्यों उठ गए, बैठिए प्लीज, इनसे मिलिए। ये हैं मेरे बाबोसा रिटायर्ड कर्नल भवानी सिंह जी, और बाबोसा ये हैं रूपगढ़ के ठाकुर साहब श्री कल्याण सिंह जी। दोनों का आपस में इंट्रोड्यूस करवाते हुए सूरज ने कहा। उसकी बात सुनते ही कर्नल साहब हाथ जोड़ते हुए बोले, घनी खम्मा ठाकुर साहब। ठाकुर साहब भी उनके अभिवादन का उत्तर देते हुए बोले, जी जी खम्मा घनी कर्नल साहब। कहते हुए ठाकुर साहब कर्नल साहब से दोनों हाथ मिलाते हुए बोले। सब साथ बैठकर बातें करने लगे। गरिमा सबके लिए पानी ले आई। सबको पानी पिलाने के बाद चाय नाश्ते की व्यवस्था की, जिसमें संध्या ने भी हेल्प की। उसके बाद वो अपने घर चली गई। ठाकुर साहब भी थोड़ी देर बाद हवेली लौट गए। सूरज भी आराम करने के लिए लेट गए। बाबोसा भी फ्रेश होने के बाद अपने कमरे में थोड़ा रेस्ट करने चले गए। गरिमा भी रात के खाने की तैयारियों में लग गई। खाना रेडी होते ही उसने बाबोसा को सर्व किया, फिर सूरज को डिनर करवाया और दवाई देकर सुला दिया। फिर खुद खाना खाया और बर्तन साफ करने किचन में गई। बर्तन साफ करते समय अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका उसके शरीर से टकराया, जिससे उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन हुई, और फिर आधे अधूरे धुले बर्तनों को वहीं सिंक में छोड़कर वो अपने बेडरूम में गई। बेडरूम में सूरज अधलेटे से बैठकर किताब पढ़ रहे थे। अचानक गरिमा को देखकर चौंके और बोले, अरे गरिमा तुम तो बर्तन साफ करने गई थी ना फिर? गरिमा थोड़ा सोचकर मुस्कुराते हुए बोली, बर्तन वो तो कब के साफ हो गए। उसकी बात सुनते ही सूरज ने गरिमा से कहा, वाह इतने जल्दी, अच्छा हुआ, आओ बैठो। थोड़ा सकुचाते हुए गरिमा बोली, हाँ पर। उसकी बात सुनते ही सूरज ने कहा, क्या हुआ गरिमा, इज एवरीथिंग ओके? सूरज का सवाल सुनते ही गरिमा ने कहा, जी वो मुझे कुछ कहना था आपसे। गरिमा के मुंह से ये बात सुनते ही तुरंत रिएक्ट करते हुए सूरज बोला, हाँ बोलो, लेकिन अब कुछ ऐसी वैसी बात मत करना। मैं अब कोई मौली या धागा नहीं बांधने वाला हूं। सो उसकी बात सुनते ही गरिमा ने थोड़ा उत्तेजित होते हुए कहा, जी नहीं, मैं अब आपको ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहूंगी, बल्कि मैं तो चाहती हूं कि आप इस मौली को भी उतारकर फेंक दीजिए। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। पता नहीं मैं भी इन सब बातों में कैसे बिलीव करने लग गई, लेकिन अब मुझे इन सब में कोई विश्वास नहीं है। आप उतार कर फेंक दीजिए इसे। गरिमा के मुंह से ये बात सुनकर सूरज को बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। वो गरिमा जो अब तक इन सब में इतना विश्वास कर रही थी और उस मौली को उसके हाथ पर बांधने की जिद कर रही थी, वो खुद अचानक उसे उतारकर फेंकने की बात कह रही है।
ये सब सोचकर सूरज थोड़ा डर गया। उसे लगा कई डर और अकेलेपन की वजह से गरिमा को वाकई में कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। उसे इस तरह खामोश देखकर गरिमा ने सूरज की तंद्रा तोड़ते हुए कहा, क्या सोच रहे हैं आप? गरिमा की बात सुनते ही सूरज बोला, कुछ नहीं गरिमा। सूरज का जवाब पाते ही गरिमा ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, तो फिर उतारिए ना उसे। उसे इस तरह वो मौली को उतार कर फेंकने की जिद करते देख बात को टालते हुए सूरज ने कहा, अरे गुस्सा क्यों हो रही हो यार, नहीं भी उतारूंगा तो चलेगा। इसे पहनने में कोई बुराई नहीं है, बात तो बस अंधविश्वास की है। इस पर गरिमा ने एक बार फिर जोर देते हुए कहा, नहीं, फिर भी आप बस उतार कर फेंकिए उसे। उसकी बातें सुनकर अब तो सूरज के मन में भी एक अनजाने भय का जन्म हुआ। उसने कभी गरिमा को इतना गुस्से में नहीं देखा था और फिर वो उसके पास भी नहीं आ रही थी, वो भी इतनी छोटी सी बात के लिए। इसलिए उसने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर गरिमा से बोला, ओके, फिर तुम खुद ही आकर खोल दो ना इसे, वैसे भी तुमने ही बांधा है इसे। सूरज के मुंह से ये बात सुनते ही गुस्से से आग बबूला होते हुए गरिमा ने कहा, नहीं, मैं नहीं खोलूंगी, आप ही खोलिए। गरिमा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पास के कमरे में सोए बाबोसा भी उठकर वहां आ गए। वहां आते ही उन्होंने गरिमा से पूछा, क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है ना? तुम इतना जोर से क्यों चिल्लाई? लेकिन गरिमा ने उनकी बात का न कोई जवाब दिया और न ही साड़ी के पल्लू को ओढ़कर अपने सिर को ढंका। ये बात सूरज और बाबोसा दोनों को बेहद अजीब लगी। वो गरिमा जो बाबोसा के कदमों की आहट सुनकर ही सिर ढक लेती थी, वो आज ऐसे बिना उनकी बात सुने चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। ये देखकर सूरज के मन में शक होने लगा। उसे गरिमा और ठाकुर साहब की कही बात सच होती हुई सी दिख रही थी। इससे पहले कि वो कुछ करता, गरिमा फिर से चीखते हुए बोली, खोलो उसे। इस बार उसकी आवाज में एक अलग सा भारीपन था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से एक साथ दो आवाजें आ रही हों। ये सब देखकर सूरज घबरा गया, लेकिन फिर भी खुद को कठोर करते हुए बोला, जस्ट सेट अप गरिमा, चुप हो जाओ, ये क्या बदतमीजी है। बाबोसा सामने खड़े हैं और तुम इस तरह से चिल्ला रही हो, जस्ट शैम ऑन यू। उसे इस तरह गुस्सा होते देख गरिमा ने भरभराती हुई आवाज में कहा, हूं, मारे सु ऊंची आवाज में बात करो हो सूरज सा, थाने पतो कोनी मैं कई कर सकूं हूं। गरिमा के मुंह से ऐसी स्पष्ट मारवाड़ी सुनकर सूरज और बाबोसा दोनों ही चौंक उठे। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि उनके सामने जो खड़ी हैं वो गरिमा के भेष में कोई और हैं। सूरज और बाबोसा कुछ करें उसके पहले ही गरिमा ने जाकर अपना सिर दीवार पर जा पटका और वो निरंतर हूं करते हुए जोर जोर से अपना सिर दीवार पर पटक रही थी। गरिमा स्टॉप इट, डैम इट, क्या कर रही हो? कहते हुए सूरज ने उठने की कोशिश की पर वो उठ नहीं सका। बाबोसा ने भागकर पीछे से गरिमा को खींचकर दीवार से अलग करने की कोशिश की। अरे बहू, दूर हटो यहां से, कहते हुए उन्होंने गरिमा को पीछे खींचा, जिससे गरिमा के अंदर बैठी वो प्रेतात्मा नाराज हो गई और उसने बाबोसा को हट परे डोकरा कहते हुए जोर से धक्का दे दिया। यह धक्का इतना तेज था कि बाबोसा कमरे की दूसरी दीवार से जा टकराए और गिर पड़े। उनके हाथ पर चोट आ गई। ये देखकर सूरज बहुत गुस्सा हुआ और तेज आवाज में चिल्लाया, गरिमा, आर यू मेड? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबोसा को धक्का देने की? सूरज को गुस्से में देखकर वो प्रेतात्मा और गुस्से में आ गई और वो गरिमा के सिर को और तेजी से दीवार पर मारने लगी। हूं मन ने आंखें दिखाओ हो, ये लियो। ये देखकर बाबोसा ने सूरज को समझाते हुए कहा, सूरज बेटा गुस्सा मत करो, बहू वो इस हालत में नहीं है कि तुम्हारी बात सुन और समझ सके। देखो कितना खून बह रहा है उसके माथे से। हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। उनकी बात सुनते ही सूरज ने थोड़ा हताश होते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं बाबोसा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं क्या करूं। और फिर हिम्मत करके उसने गरिमा से कहा, रुक जाओ प्लीज, छोड़ दो गरिमा को, आखिर कौन हो तुम?
और क्या चाहती हो? छोड़ दो मेरी गरिमा को। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, प्लीज छोड़ दो उसे, प्लीज। सूरज ने दुखी और लगभग निढाल होते हुए कहा। तब गरिमा के अंदर छिपी वो प्रेतात्मा रुकी और सूरज की तरफ देखकर बोली, ना ना सूरज सा मारे सामने आप हाथ को नहीं जोड़ो। थे चाहो हो न कि मैं थारी बिदन्नी ने छोड़ दूं, लियो छोड़ दी, पर इसने बचावन रे खातिर थाने म्हारे साथ चलनो पड़ेगो। उसकी बात सुनते ही सूरज ने रूंधे हुए कंठ से बोलते हुए कहा, तुम जहां कहोगी मैं चलने के लिए तैयार हूं, बस मेरी गरिमा को छोड़ दो उसे प्लीज। सूरज की बात सुनते ही वो प्रेतात्मा हुंकार भरते हुए भरभराई, गूंजती हुई सी आवाज में बोली, लागे हैं घणो प्रेम करो, होथे आपरी बिदन्नी ने, जिनने बचावण रे खातिर म्हारे सागे चलने ने भी राजी हो गया। ई थारी बिदन्नी भी घणो प्रेम करे हैं थाने। मैं चेताई थी इसने कि मैं आपने म्हारे सागे ले जाऊंगी, पर ये मानी कोनी म्हारी बात और बांध दीवा मौली आपरी कलाई में। बीच में आ गई या हम दोनों रे। आज सवेरे भी समझाई मैं इसने, पर मानी कोनी, म्हारे सू झगड़ो करने लागी। तब मैं इसने सबक सिखावा रे खातिर के हाल कियो आप जानो हो ना। गरिमा के भीतर बैठी उस आत्मा की बात सुनकर प्रश्न भरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए बड़े ही निराशा भरे स्वर में उससे पूछते हुए सूरज ने कहा, लेकिन तुम हो कौन और आखिर हमसे चाहती क्या हो? क्यों कर रही हो तुम ये सब हमारे साथ? वो बोली, आपने चाहू हूं मैं सूरज सा, ई रूपगढ़ री बाई सा राज हूं मैं। केसर नाम से म्हारो केसर कुंवर मिली थी ना मैं अपने बावड़ी रे पास। आप बारे काढ़ी थी मणे पानी से। हाँ हाँ हाँ। और वो हंस पड़ी और इसी तरह हंसते हुए उसने अपनी बात आगे बढ़ाई और बोली, आपने मालूम कोनी तो सूरज सा कि मैं जिंदा कोनी, मैं तो बस एकला आदमी ने देख उसरी नियत भांपू हूं। आज तक जितना आदमी मिलिया सबरी नियत एकली जवान छोरी ने देखकर खराब हो गई। तब मैं मार डालिया उन हैवानों ने, पण आप पहला ऐसा मर्द हो जिसने हमारे भीतर एक छोरी कोनी एक इंसान देखा। इतनी रात में एकली छोरी देखने रे बाद भी मारो फायदो उठावन री कोई कोशिश कोनी की। औरत जात री सांची इज्जत करो होते। बस तब से मैं थारी दीवानी हो गई सूरज सा। एक छोरी ने धोखा देकर वो कवच हटवा दियो बावड़ी से और फिर चली आई आप रे पीछे पीछे। यहाँ आप रो एक्सीडेंट भी मैं ही करवायो थो, पण आप बच गया। मैं तो अब आपरी दुनिया में कोनी आ सकूं हूं सूरज सा, पण आप तुम्हारी दुनिया में आ सको हो। बस आप वह मौली उतार दो, बाकी मैं वादो करूं हूं आपरी बिदन्नी ने छोड़ दूंगी और आपने बिना किसी कष्ट के अपने साथ ले जाऊंगी। मैं वादो करूं हूं आपरी इस बिदन्नी से घनी सेवा करूं मैं आपरी। आप बस चालो म्हारे सागे। उसकी बात सुनकर सूरज के तो होश ही उड़ गए। मन ही मन उसने अपने आप से कहा, इसका मतलब गरिमा अब तक जो कह रही थी सब सच था। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? काश गरिमा की बात मैंने पहले ही मान ली होती तो वो आज इस मुसीबत में नहीं होती। उसने मुझे तो बचा लिया पर खुद नहीं। मैं अपनी गरिमा को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। सूरज के बाबोसा भी ये सब जानकर हैरान परेशान हो रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। एक तरफ उनका बेटा था और दूसरी तरफ बहू। दोनों की जान खतरे में थी। किसी भी सूरत में दोनों में से किसी एक की तो जान जानी ही थी। उन्होंने मन ही मन आंखें बंद कर श्री सालासर बालाजी को याद किया। यहां सूरज ने कोई और रास्ता न देखकर उस आत्मा की बात मानना ही ठीक समझा। ठीक है, मैं मौली उतार रहा हूं, तुम मेरी गरिमा को कुछ मत करना। कहते हुए सूरज ने अपने दूसरे हाथ से धीरे धीरे वो मौली खोली। ये देखकर गरिमा के भीतर घुसी वो आत्मा बहुत खुश हुई। लेकिन सूरज भी कम दिमाग वाला नहीं था। उस आत्मा को निश्चिंत होता देख उसने तत्परता दिखाते हुए वो मौली गरिमा की तरफ उछाली। इससे पहले कि वो आत्मा कुछ समझ पाती, सूरज का निशाना इतना सटीक था कि वो मौली सीधे गरिमा पर जा गिरी, जिससे वो आत्मा बेचैन होकर तड़पने लगी। उसने चीखते तड़पते हुए तुरंत ही गरिमा का शरीर छोड़ दिया और गरिमा बेसुध होकर फर्श पर गिर गई। आवाजें सुनकर बाबोसा का ध्यान भी भंग हुआ। उन्होंने तुरंत गरिमा को संभाला और बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए वो मौली लाकर तुरंत सूरज की कलाई पर फिर से बांध दी। फिर तुरंत ठाकुर साहब को फोन करके बुलाया।
ठाकुर साहब भी परिस्थिति की गंभीरता समझते हुए तुरंत आ पहुंचे। इतनी रात को भी अपनी रसूख का उपयोग करते हुए अपने आदमियों को भेजकर सरकारी डॉक्टर को भी बुलवा लिया। गांव में कोई और डॉक्टर तो था नहीं, इसलिए उन्हें सरकारी हॉस्पिटल से ही डॉक्टर को बुलाना पड़ा। गरिमा अब भी बेहोश ही थी। उसे सूरज के पास ही लिटाया था। सूरज उसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था। उसने गरिमा का हाथ थाम रखा था। उसकी आंखों में आंसू छलछला रहे थे। डॉक्टर ने गरिमा का चेकअप किया। उसके माथे पर गहरी चोट लगी थी और खून भी बहुत बह गया था। डॉक्टर ने गरिमा के माथे पर टांके लगाए और पट्टी की। फिर इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन ठाकुर साहब को देते हुए वो दवाइयां मंगवाने के लिए कहा और सुबह तक गरिमा के होश में न आने पर हॉस्पिटलाइज करने की बात कही। डॉक्टर के जाने के बाद ठाकुर साहब ने पंडित जी को भी बुलाया। पंडित जी के आते ही सब ने उन्हें सारी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद पंडित जी ने पूरे घर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया। उन्होंने गरिमा पर भी गंगा जल के छींटे मारे, जिसके फलस्वरूप थोड़ी ही देर में गरिमा को होश आ गया। गरिमा को होश में आया देख सब खुशी से झूम उठे। सबने बजरंग बली और गंगा मैया का मन ही मन धन्यवाद किया। गरिमा होश में तो आ गई थी, पर उसे अपने साथ हुए इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। खुद को उस हालत में देखकर उसे अचरज हुआ, लेकिन वहां सबकी मौजूदगी से वो इतना तो समझ ही गई थी कि जरूर कुछ हुआ है। वो खुद को संभालते हुए धीरे से उठी। सूरज ने उठने में उसकी हेल्प की और सहारा देते हुए बोला, ध्यान से गरिमा, धीरे, आहिस्ता आहिस्ता उठो। गरिमा ने सूरज को यह सब पूछना चाहा, तभी उसकी नजर ठाकुर साहब और बाबोसा पर पड़ी। बाबोसा को सामने देखते ही उसने नजरें झुका ली और तुरंत असहज होते हुए साड़ी का पल्लू सिर पर ओढ़ लिया। सबके सामने इस तरह से सूरज के पास बेड पर बैठना भी उसे ठीक नहीं लगा, इसलिए वो तुरंत पलंग से उठने लगी। उसे खड़ा होते देख बाबोसा समझ गए और उसे रोकते हुए बोले, अरे आराम से बैठो बहू, उठने और शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ शौक से नहीं बैठी हो, ये हम सब जानते हैं। तुम्हें आराम की जरूरत है, इस तरह असहज होने की कोई जरूरत नहीं। ठाकुर साहब भी बाबोसा की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, कर्नल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गरिमा जी, आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हैं। आप आराम से बैठिए, कहीं जाने की या खड़े होने की जरूरत नहीं है आपको। गरिमा की इस असहजता को देखकर सूरज ने मन ही मन कुछ टाइम पहले उसके बदले हुए रूप को याद करते हुए सोचा, क्या ये वही गरिमा है जिसने अभी कुछ देर पहले बाबोसा को धक्का दिया था, उनसे अपमानजनक भाषा में बात की थी। कितना फर्क है इसमें और उसमें। सबके बीच इसकी नजरें भी नहीं उठ पा रही हैं। और वो तभी गरिमा की दबी सी आवाज ने सूरज की तंद्रा को भंग किया। वो एक बड़ी धीमी सी आवाज में सूरज से पूछ रही थी, ये सब कैसे हुआ मेरे साथ? क्या हुआ है यहाँ? ये चोट? उसने अपने माथे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। उसकी बात सुनते ही सूरज ने कहा, कुछ नहीं गरिमा, पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर बात करते हैं इस बारे में। इस पर गरिमा ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, नहीं प्लीज मुझे बताइए, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। उसकी बात सुनते ही सूरज ने कहा, जिद मत करो गरिमा, तुम्हें जानना है ना कि क्या हुआ यहां पर? तो ठीक है, मैं तुम्हें सब बताता हूं। कहते हुए सूरज ने गरिमा को सारे घटनाक्रम के बारे में बताया। सूरज की बात सुनते ही गरिमा ने चौंकते हुए कहा, क्या ये क्या कह रहे हैं आप? गरिमा को यूं चौंकते हुए देख बाबोसा बोले, सूरज बिल्कुल ठीक कह रहा है बहू। उनके मुंह से ये बात सुनते ही गरिमा के मुंह से सहसा ही निकल पड़ा, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? कहते हुए गरिमा रो पड़ी। इस पर सूरज ने उसे संभालते हुए कहा, अरे गरिमा, तुम रो क्यों रही हो? शांत हो जाओ, क्यों रो रही हो? सूरज की इस बात पर गरिमा ने सिसकियां भरते हुए कहा, रो नहीं तो और क्या करूं? मैंने आपका और बाबोसा का अपमान किया है। उसकी बात सुनते ही सूरज ने उसे समझाते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो, तुमने किसी की भी इंसल्ट नहीं की है। जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ। अरे तुम्हें तो यह हादसा याद भी नहीं और तुम।
बाबोसा ने भी सूरज का साथ देते हुए गरिमा को समझाते हुए कहा, हाँ बहू, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अपने मन पर किसी भी तरह का कोई बोझ मत रखो। बस भगवान का धन्यवाद करो कि उसने आज तुम दोनों को इतने बड़े खतरे से बचाया है, और साथ में ठाकुर साहब का भी शुक्रिया अदा करो जो इस मुसीबत में हमारे साथ आकर खड़े हुए। गरिमा ने हाथ जोड़कर ठाकुर साहब को थैंक यू बोला। उसकी कृतज्ञता देखते ही ठाकुर साहब बोले, अरे गरिमा बेटी, आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं। आप बस ठीक हो जाए, ये ही हमारे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है। फिर ठाकुर साहब पंडित जी से पूछते हुए बोले, क्या बात है पंडित जी, आप मौन क्यों बैठे हैं? इस समस्या का कुछ तो हल होगा। ठाकुर साहब का सवाल सुनते ही जवाब देते हुए पंडित जी बोले, इस समस्या को जड़ से हल करना बहुत मुश्किल है। फिलहाल मैं बहुरानी को भी एक अभिमंत्रित मौली दे देता हूं, जिससे इनकी भी सुरक्षा हो जाएगी। कहते हुए पंडित जी ने अपनी झोली से मौली निकालकर उस पर कुछ मंत्र फूंके और फिर उसे गरिमा की कलाई पर बांध दिया और बोले, जब तक ये मौली इन दोनों के हाथ पर है वो आत्मा इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। पंडित जी की बात सुनते ही बाबोसा ने चिंतित होते हुए कहा, वो तो ठीक है पंडित जी, पर इसका कोई परमानेंट उपाय तो करना ही होगा, वरना कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये खतरा तो हमेशा बना ही रहेगा इन दोनों पर। ठाकुर साहब ने भी उनकी बातों में सहमति जताते हुए कहा, कर्नल साहब ठीक कह रहे हैं पंडित जी, ऐसे कैसे चलेगा? कुछ तो समूल समाधान निकालना ही पड़ेगा इस समस्या का। उन दोनों की बात सुनते ही पंडित जी बोले, आप दोनों जो कह रहे हैं मैं बखूबी समझ रहा हूं उस बात को, पर मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और मैं तो क्या, इसमें कोई भी पंडित या ओझा कुछ नहीं कर सकता सिवाय इन दोनों को सुरक्षा देने के। इस पर गरिमा ने पंडित जी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, तो फिर पंडित जी इन्हें आप और सुरक्षित कीजिए। उस आत्मा की बुरी नजर है इन पर। मैं किसी भी कीमत पर इन्हें खोना नहीं चाहती पंडित जी, प्लीज, चाहे तो इनके बदले मेरी जान दे दीजिए उसे, पर इन्हें बचा लीजिए। उसकी बात सुनते ही सूरज ने उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ गरिमा, अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं भी जीकर क्या करूंगा? इससे तो अच्छा है कि मैं भी। तभी गरिमा ने सूरज के मुंह पर हाथ रख दिया, आपको मेरी कसम, आगे ऐसा कुछ मत बोलिए जो मैं सुन न सकूं प्लीज। वैसे भी आपको खो देने के विचार मात्र से भी मेरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। उन सब की बातें सुनते हुए पंडित जी ने एक उपाय बताते हुए कहा, मैं कल यहां पर मां दुर्गा का महाहवन करूंगा। इस समस्या से अब केवल वही हम सबको उबार सकती हैं। हम तो केवल कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो आपकी भक्ति की शक्ति से ही ये चमत्कार हो सकता है। उनकी बात सुनते ही ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा ठीक है पंडित जी, आज आप यही हमारी हवेली में रुक जाइए, वैसे भी रात बहुत हो गई है। पंडित जी बोले, जी ठाकुर साहब। फिर ठाकुर साहब सूरज और उसके पिताजी की तरफ देखते हुए बोले, अब आप सब भी आराम कीजिए, और कर्नल साहब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं 2 आदमियों को भेजता हूं, बाहर पहरा देंगे, कोई जरूरत हो तो काम आएंगे, और किसी भी टाइम मुझे फोन करने से मत हिचकिचाइएगा। उनकी बात सुनते ही बाबोसा ने हाथ जोड़कर ठाकुर साहब को धन्यवाद देते हुए कहा, जी जरूर ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे दिन सुबह पंडित जी और बाकी सभी घर के लोग हवन की तैयारियों में लगे हुए थे। तभी पंडित जी को कुछ पूजन सामग्री मंगवाना याद आया, इसलिए वे बाहर सामग्री लेने जाने वाले आदमी के पास गए और वो सामान भी लिस्ट में लिखवा दिया। सामान लिखवाने के बाद वे जैसे ही घर की तरफ आने लगे, बीच में खड़े नीम के पेड़ से एक बड़ी डाली टूटकर अचानक उनके ऊपर गिर गई, जिसके नीचे दबने से पंडित जी की मौके पर ही मौत हो गई। इस एक्सीडेंट ने सबको बुरी तरह हिलाकर रख दिया। ये सब देखकर गरिमा बेहद डर गई थी। उसे इस बात का डर सता रहा था कि जो हादसा पंडित जी के साथ हुआ वो तो उसके और सूरज के साथ भी हो सकता है। इस मौली के कारण वो आत्मा उन दोनों के पास तो नहीं आ सकती, पर ऐसा हादसा तो करवा सकती है। इसका मतलब वो और सूरज अब भी सेफ नहीं है। ये बात उसे मन ही मन और डरा रही थी। उसे अपनी चिंता नहीं थी, वो तो बस किसी भी कीमत पर सूरज को बचाना चाहती थी।
वही केसर की आत्मा किसी भी कीमत पर सूरज को अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसीलिए उसने पंडित जी को भी रास्ते से हटा दिया था। शाम को ठाकुर साहब पंडित जी के अंतिम संस्कार से लौटकर सीधे गरिमा और सूरज से मिलने आए। बाबोसा और संध्या भी वहीं मौजूद थे। आते ही ठाकुर साहब ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और फिर अपनी जेब से एक कागज की पुड़िया निकालकर उसमें रखी भभूत कमरे के अंदर चारों तरफ एक रेखा बना ली। उन्हें ये करता देखकर संध्या ने उनसे पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं पापा? उसकी बात का जवाब देते हुए ठाकुर साहब ने बताया, भोले बाबा के मंदिर से लाई भभूत से इस कमरे को चारों तरफ से सुरक्षित कर रहा हूं बेटा। आज पूरी रात हम सबको यही एक साथ बितानी पड़ेगी। बाहर हमारी जान को खतरा है। आज जो कुछ भी पंडित जी के साथ हुआ उसके बाद तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम में से कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। उनकी बात सुनते ही गरिमा ने कहा, लेकिन ठाकुर साहब, अभी तो मुझे खाना भी बनाना है, हम सब के लिए। उसकी बात सुनते ही ठाकुर साहब बोले, आप खाने की चिंता न करें गरिमा जी, मैंने उसका इंतजाम करवा दिया है, सब हो जाएगा। थोड़ी देर में खाना लेकर दो औरतें आ गईं। ठाकुर साहब ने अपने यहाँ काम करने वाली औरतों से कहकर सबके लिए खाना हवेली से बाहर बनवाया था, ताकि खाना सेफ बने, वो आत्मा उससे कोई छेड़छाड़ न कर सके। ठाकुर साहब अच्छी तरह से जान चुके थे कि अपनी जिद पूरी करने के लिए वो आत्मा किसी भी हद तक जा सकती थी और ये रात उनके लिए बहुत भारी है। जैसे तैसे अनमने मन से सबने खाना खाया। कमरे के अंदर ही अटैच वॉशरूम था, इसलिए किसी को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। पर एक ही कमरे में इतने लोगों का पूरी रात बितानी थी, वो भी भीषण डर के साए में। धीरे धीरे रात गहराने लगी। बाहर पूरी तरह से शांति छा गई। दिसंबर की ठंडी रात और बाहर हवा का साए साए कर चलना सच में काफी डरावना था। केसर की आत्मा अपने हाथ आए इस सुनहरे अवसर को खोना नहीं चाहती थी। ये रात उसके लिए एक गोल्डन चांस की तरह थी, इसलिए उसने अपना मायाजाल फैलाना शुरू कर दिया। आधी रात को जब सब लोग कमरे के किसी न किसी कोने में झपकी ले रहे थे, अचानक पायल की आवाज आने लगी। आवाज सुनते ही सबकी नींद उड़ गई। सबके जागते ही आवाज आना बंद हो गई। सब बेहद डरे हुए थे, पर आवाज बंद होने की वजह से थोड़ा नॉर्मल हो गए थे। थोड़ी देर सब शांत रहा, लेकिन फिर अचानक एक जोरदार आवाज हुई और तेजी से कमरे का दरवाजा खुल गया। ये देखकर संध्या की चीख निकल पड़ी। वो मारे डर के जोर से चीखी, आह! बाकी सब भी बेहद डर गए और भागकर सूरज और गरिमा के बेड के पास आ गए। गरिमा भी डर के मारे कांपने लगी और सूरज से जा लिपटी। सूरज भी डर रहा था, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत दिखाई और सबको शांत करते हुए बोला, शांत हो जाइए आप सब, कुछ नहीं होगा हमें। सूरज को हिम्मत बंधाते देख बाबोसा ने भी हिम्मत दिखाई और जाकर फिर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही सबने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं चली। अभी कुछ सेकंड ही हुए थे दरवाजा बंद हुए कि वो फिर एक जोरदार झटके के साथ खुल गया। इस बार सबने जो देखा वो और भी ज्यादा खौफनाक था। दरवाजे के बाहर लाल कपड़ों में खुद केसर की रूह खड़ी थी। उसे देखकर सब भय से भर गए। गरिमा तो जैसे निढाल सी हो गई। उसने कसकर सूरज को पकड़ लिया। गरिमा को सूरज के करीब देखकर केसर की आत्मा गुस्से से लाल हो गई। उसने तुरंत अंदर आने के लिए अपने कदम बढ़ाए, लेकिन भोलेनाथ की धुनी से लाई उस भभूत से बनी रेखा ने उसके पग रोक लिए। उस प्रेतात्मा ने कई बार कोशिश की, लेकिन उस रेखा को पार नहीं कर पाई। ये देखकर सबने मन ही मन महादेव को धन्यवाद दिया, लेकिन वो दुष्ट आत्मा इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाली थी। उसने अपनी काली शक्ति का प्रयोग किया, जिससे अचानक शांत वातावरण में तेज हवा चलने लगी। हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि उसके कारण भभूत उड़ने लगी। रेखा धीरे धीरे मिट रही थी और केसर की आत्मा जोर जोर से हंस रही थी। ये सब देखकर सब मन ही मन भगवान को याद कर रहे थे और गरिमा को सूरज की चिंता हो रही थी। बस इसी चिंता ने उसे शक्ति प्रदान की, और इससे पहले कि वो भभूत रेखा पूरी तरह मिटती, गरिमा ने दौड़कर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और अपने हाथ में बंधी वो मौली दरवाजे पर बांध दी, जिसके फलस्वरूप केसर की आत्मा सिर्फ दरवाजा पिटती रह गई, उसे वापस खोल नहीं पाई।
जैसे तैसे सबने वो खौफनाक रात गुजारी। एक एक पल बरसों जितना लंबा लग रहा था। आखिरकार रात का सन्नाटा खत्म हुआ, लेकिन अब भी सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे। दरवाजा खोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन ठाकुर साहब ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो संध्या ने उन्हें रोका। रुक जाइए पापा, प्लीज दरवाजा मत खोलिए। हो सकता है वो आत्मा बाहर ही हो, हमारा वेट कर रही हो। उसकी बात सुनते ही ठाकुर साहब बोले, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, और फिर हम कब तक खौफ के साए में इस कमरे में बंद रहेंगे? आखिर हमें इस मुसीबत का कोई हल तो निकालना ही होगा। कर्नल साहब ने ठाकुर साहब की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ठाकुर साहब सही कह रहे हैं, इस समस्या का जड़ से निवारण करना जरूरी है, वरना वो आत्मा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन गरिमा बिल्कुल चुप थी। उसे तो बस मन ही मन सूरज की चिंता खाए जा रही थी। उसकी मनस्थिति को सूरज अच्छी तरह से समझ रहा था। उसने गरिमा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे ढांढस बंधाते हुए बोला, तुम मेरी चिंता मत करो गरिमा, जब तक ये मौली मेरे हाथ में है मुझे वो आत्मा कुछ नहीं कर सकती। तुम भी अपनी मौली वापस पहन लो और जाकर फ्रेश हो जाओ। गरिमा ने सूरज की तरफ देखकर कहा, जी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आंसू छलछला रहे थे। सूरज को खो देने का डर मन ही मन उसे खाए जा रहा था। वहीं ठाकुर साहब और कर्नल साहब दोनों गांव के बाहर टेकरी वाले माता के मंदिर पहुंचे। वहां के महंत से मिलकर उन्होंने सारी बात बताई। शुरू से अब तक जो कुछ भी हुआ, सूरज की उस आत्मा से मुलाकात, फिर एक्सीडेंट, आत्मा का आजाद होना, गरिमा के शरीर में प्रवेश, पंडित जी की मौत और फिर रात में घटा भयानक किस्सा, सब कुछ ये सब सुनते ही महंत ने ऊहरिंदुम दुर्गाए नमः का जाप करते हुए ध्यान लगाया। थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और मंत्र बोलते हुए माला फेरने लगे। लगभग आधा घंटा वे इसी तरह जाप करते हुए माला फेरते रहे और ठाकुर साहब और कर्नल साहब हाथ जोड़े बिना टोके उन्हें ऐसा करते देखते रहे। अंततः उनकी जाप माला पूर्ण हुई। फिर वे ठाकुर साहब और कर्नल साहब की ओर देखते हुए बोले, आपके परिवार पर जिस प्रेतात्मा का साया है वो अत्यंत ही शक्तिशाली दुरात्मा है। उसकी बुरी नजर आपके बेटे पर पड़ गई है, जिसके कारण उसके मन में दफन बरसों की वासना और कामेच्छा जाग गई है। वो किसी भी कीमत पर सूरज को अपने साथ ले जाएगी। उसे रोकना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो ऐसा कोई उपाय सफल ही नहीं होने देगी। उनके मुंह से ये बात सुनते ही कर्नल साहब ने प्रार्थना करते हुए कहा, ऐसा मत कहिए महंत महाराज, हम बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास। ठाकुर साहब भी उनकी बात में सहमति जताते हुए बोले, हाँ महाराज, कृपा कर ऐसा मत बोलिए। यदि आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई तो उपाय होगा। उन दोनों की बात सुनकर महंत जी कुछ देर के लिए मौन हो गए और फिर कुछ सोचते हुए बोले, उपाय तो बस एक ही है। हमें उस आत्मा को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए नारायण बल की विधि पूर्ण करवानी होगी। साथ ही साथ महाचंडी यज्ञ करना पड़ेगा। गंगा सहित सप्त महानदियों में उसके नाम से तर्पण करना होगा, तब जाकर उसे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल सकती है। उनकी बात सुनते ही तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ठाकुर साहब बोले, अपनी बहन को इस भूत योनि से मुक्त करने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं महंत जी, जो आप कहें। उनकी बात सुनते ही महंत जी बोले, अच्छी बात है, पर यह सब इतना आसान नहीं होगा ठाकुर साहब। वो आत्मा किसी भी कीमत पर यह विधियां पूर्ण नहीं होने देगी। दोनों ने एक साथ महंत से पूछा, तो फिर हम क्या करें? उन दोनों के सवाल का जवाब देते हुए महंत जी बोले, हम केवल कोशिश ही कर सकते हैं, वो भी दृढ़ संकल्प के साथ, तभी ये कार्य सफल हो सकता है। बाकी माँ जगदम्बा की इच्छा। जय माँ जी सारी, जय माँ जी सा, जय जय माँ भवानी, घनी खम्मा माँ जी सा, घनी खम्मा। कहते हुए महंत श्री खड़े हुए और ठाकुर साहब और कर्नल साहब को हवन कुंड की विभूति देते हुए बोले, ये लीजिए और इसे ले जाकर उस बावड़ी के पानी में मिला दीजिए और इससे बावड़ी के चारों तरफ एक रेखा बना दीजिए। मैं हवन और विधि की सामग्री लेकर शीघ्र ही वहां पहुंचता हूं।
समस्त विधि और हवन वही उसी बावड़ी के पास करना होगा, इसलिए आप वहां यथाशीघ्र पूजा की व्यवस्था कीजिए। और हाँ, कहते हुए महंत जी मंदिर के भीतर गए और अपने हाथ में 5 मालाएं लेकर आए। मालाएं ठाकुर साहब को देते हुए बोले, इन्हें आप दोनों स्वयं व पूरे परिवार को धारण करना होगा। इसके प्रभाव से वो दुरात्मा आप सबसे दूर रहेगी, खासकर सूरज और गरिमा से। ठाकुर साहब बोले, जी जरूर। वे कर्नल साहब के साथ तुरंत घर लौट आए। उन्होंने सूरज और गरिमा को वो मालाएं दी और संध्या को भी माला देने के लिए ढूंढने लगे, पर संध्या उन्हें कहीं नहीं मिली। उन्होंने गरिमा से संध्या के बारे में पूछा तो गरिमा ने उन्हें बताया कि संध्या फ्रेश होने के लिए हवेली गई थी, लेकिन अभी तक नहीं लौटी। तब ठाकुर साहब उसे माला देने के लिए हवेली जाने को हुए कि तभी सामने संध्या आती हुई दिखी। उसे देखकर ठाकुर साहब बोले, अरे बेटा, कहाँ रह गई थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। फिर माला हाथ में उठाते हुए बोले, ये लो, पहन लो इसे, ये तुम्हारी सुरक्षा करेगी। माला को लेने की बजाय संध्या उसे देख देख कर हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि पूरे हॉल में गूंजने लगी। ये देखकर सभी घबरा गए। थोड़ी देर हंसने के बाद रुककर संध्या बोली, किंसु सुरक्षा करो हो आपनी छोरी री, भाई सा मारे सू। हाँ हाँ हाँ, कहते हुए वो फिर हंसने लगी और आगे बोली, कै हो गयो भाई सा, चौंक गया कै? मैं तो पहले से ही थारी छोरी में बैठी हूं, इब कै करोगा थे, बोलो। उसकी बात सुनते ही ठाकुर साहब रोते हुए बोले, देख केसर, थारे को जो बदलो लेनो है म्हारे सु ले ले, पर म्हारी संध्या ने छोड़ दे, मैं हाथ जोड़ू हूं थारे सामे। ठाकुर साहब की बात सुनकर संध्या के अंदर बैठी उसकी बुआ की आत्मा तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, ईब घनी तकलीफ हो रही है आपने भैसा। जब मैं बिलख बिलख ने रो रही थी तब कोई फर्क कोनी पड़ियो आपने, म्हारी मदद कोनी की आप। ईब म्हारे सू भी किसी रहम की कोई उम्मीद ना रखो, म्हारे रास्ते में आने री कोशिश ना करो। मैं सूरज सा ने लेकर ही जाऊंगी, चाहे आप कुछ भी कर लियो। केसर की आत्मा की बात सुनते ही उसे समझाते हुए ठाकुर साहब बोले, नाना बहन, ऐरी बात को नहीं बोल, मैं बापू सा ने घणो समझायो थो, पण वे कोनी मान्या मारी एक बात न सुनी। तू तो भली तरह से जाने हैं, उनके आगे कदी किसी री कोनी चाली। अरे वे तो मासारी भी कोनी सुनी तो म्हारी के सुनता, पर उनरी गलती री सजा तू इन निर्दोष लोगा ने क्यों दे रही है? ईंड सब रोके दोष। ये सूरज सा भले आदमी है, तू क्यों इनरी जान रे पीछे पड़ गई है? देख बहन, वो पाप है और यो पाप मैं थने कदई न करने दूंगो। ठाकुर साहब की बात सुनकर केसर की आत्मा और ज्यादा भड़क गई और लगभग चिल्लाते हुए बोली, थे रोकोगा मने, थे मने जानो कोनी भाई सा। इब आप तो कै या पूरी दुनिया भी मने सूरज सा ने सागे ले जावन से ना रोक सके हैं। देखनो चाहो हो तो या देखो। कहते हुए उस प्रेतात्मा ने संध्या के शरीर पर चाकू से वार किया, जिससे एक पल के लिए संध्या लौट आई और दर्द के मारे चीख पड़ी। लेकिन दूसरे ही पल वो आत्मा फिर से संध्या पर हावी हो गई। उसने फिर संध्या पर वार किया और संध्या की चीख एक बार फिर होल में गूंज उठी। ठाकुर साहब ये देखकर निढाल हो गए और अपना सिर पकड़कर रोते हुए जमीन पर गिर गए। गरिमा और बाबोसा ने उन्हें संभाला। वही सूरज कमरे से झांककर सब कुछ देख रहा था। उससे संध्या की ये दशा देखी नहीं गई। उसने संध्या को दिल से हमेशा छोटी बहन की तरह ही समझा था। आज उसे इतना तकलीफ में देखकर उससे रहा नहीं गया और वो तेज आवाज में उस आत्मा को ललकारते हुए बोला, रुक जाओ, तुम्हें मेरी जान ही चाहिए ना? तो ठीक है, ले लो मेरी जान पर संध्या और बाकी सबको छोड़ दो। सूरज की बात सुनते ही अपना गुस्सा दिखाते हुए केसर की आत्मा ने कहा, मन नए बावली समझो हो कै सूरज सा, मैं कोनी जानू कि आप कै कियो काल रात मारे साथ। अब मैं कोनी आऊं आपरी बाता में, ईब में न करूं आप रो विश्वास। आपसे मने ई धोखारी उम्मीद कोनी थी, पण आप भी दूसरे मर्दा के जैसा धोखेबाज निकलिया। ईब मैं इन छोरी ने नहीं छोड़ूला। ईब तो मैं या तो आपने ले जाऊं म्हारे सागे या फिर इसने, एकली तो ईब ना जाऊं मैं। और किसी ने भी कोई चालाकी दिखावन री कोशिश की तो मैं ई छोरी रोजीव साथ लेन ही जाऊंगी, समझा कहना। उसकी बात सुनते ही सूरज ने तुरंत रिएक्ट करते हुए कहा,
सब समझ गया, जो तुम कहोगी वही होगा। कहते हुए सूरज ने अपने हाथ से मौली और गले से माला उतारकर खुद से दूर फेंक दी और बोला, लो, अब तुम मुझे बिना किसी डर के आसानी से ले जा सकती हो। एक गहरी सांस छोड़ते हुए सूरज ने कहा। यह देखकर गरिमा ने भी अपनी मौली और माला उतार दी और संध्या के सामने आकर उस आत्मा से हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, तुम इन्हें ले जाना चाहती हो तो ठीक है, पर तुमसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, इन्हें ले जाने से पहले तुम मुझे मार डालो। कम से कम मैं सुहागन तो मरूंगी, वैसे भी बिना इनके मैं जिंदा रहकर भी क्या करूंगी। प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट मान लो। कहते हुए गरिमा संध्या के कदमों में गिर गई, लेकिन ये देखकर सूरज घबरा गया और गरिमा को समझाते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही हो गरिमा, पागल मत बनो, पहन लो वो माला प्लीज। मेरे बाद बाबोसा और हमारे बच्चों का ख्याल तो तुम्हें ही रखना है। लेकिन जब गरिमा ने उसकी बात नहीं सुनी तो उसने केसर की आत्मा से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, तुम प्लीज उसे कुछ मत करना, तुम्हें तो बस मेरी जान चाहिए ना, तुम मुझे ले जाओ, उसे कुछ मत करना प्लीज। अभी सूरज उस आत्मा को समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी बाबोसा उस आत्मा के सामने आए और उन्होंने ने भी अपनी माला उतार दी। फिर वे भी हाथ जोड़कर बोले, बेटे और बहू के बिना मैं भी जिंदा रहकर क्या करूंगा, इससे तो यही अच्छा है कि तुम मुझे भी मार दो। बाबोसा के मुंह से ये बात सुनते ही सूरज के तो होश ही उड़ गए और उसने पूरी तरह से हताश होते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं बाबोसा, आप सब समझते क्यों नहीं हैं, प्लीज मर जाने दीजिए मुझे। ये सब देखकर ठाकुर साहब ने भी अपनी माला उतार दी, विभूति भी एक तरफ रख दी और फिर संध्या के भीतर बैठी केसर के सामने आकर एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए बोले, ठीक है बहन, तू यही चाहे है ना कि सूरज सा या संध्या को जीव लेकर ही जावेगी, तो ठीक है, ले जा इन दोनों ने, पर इनसू पहला हम सब ने भी मार डाल। अपनी संध्या रे बगैर जीकर मैं भी क्या करूंगो, न मैं ऊन रे बगैर जी सकूं हूं और न ही थने सूरज सरे परिवार रे विनाश को पाप करता देख सकूं हूं। इससे तो यही अच्छो है न कि मैं भी मर जाऊं। ठाकुर साहब ने उदास होते हुए कहा। उन सब की बातें सुनकर केसर की आत्मा गुस्से से आग बबूला हो उठी और चीत्कार मारते हुए बोली, ओहो, तो ईप सब मरने को तैयार हो गया, सबरे भीतर को डर भी भाग गयो, सबने घनो शौक छड़ रहे है न मरने को, तो कोई बात ना, मैं सबरी या इच्छा भी पूरी कर दूं ला। कहते हुए उस दुष्ट आत्मा ने फूंक मारी, जिससे तेज हवा चलने लगी और होल में रखी सारी चीजें इधर से उधर उड़ उड़कर गिरने लगी और वो आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। सभी किसी तरह एक दूसरे को संभालते हुए इस तूफान से बचने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। सब शांत देखकर सभी ने चैन की सांस ली, लेकिन वो आत्मा ये देखकर बहुत ही ज्यादा विचलित सी हो गई। उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक सब कुछ शांत कैसे हो गया। तभी पीछे से सिद्ध मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी। सबने दरवाजे की तरफ देखा तो सामने महंत श्री अपने सेवकों सहित खड़े थे। उन्होंने ध्यान में सब कुछ पहले ही देख लिया था, इसीलिए वे सीधे घर आ पहुंचे। महंत जी को देखकर बाबोसा और ठाकुर साहब ने राहत की सांस ली। वही उस आत्मा ने महंत पर हमला करने की कोशिश की, किंतु महंत की मंत्र शक्ति के आगे उसकी एक न चली। फिर महंत ने संध्या के शरीर से उसे मुक्त किया। इस यत्न में उस प्रेतात्मा ने रोकर, चीखकर, चिल्लाकर तो कभी हंसकर अलग अलग भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन महंत जी के आगे सब विफल हो गया और आखिरकार उसे संध्या के शरीर को छोड़ना पड़ा। संध्या के शरीर से बाहर आते ही महंत जी ने उसे अपनी मंत्र शक्ति से बांध दिया। गरिमा और ठाकुर साहब ने बेहोश पड़ी संध्या को संभाला। महंत श्री ने उस पर मंत्र जाप कर पानी छिड़का, जिससे संध्या होश में आ गई। गरिमा ने उसके घावों पर पट्टी की। महंत श्री ने सबको पुनः वो मालाएं धारण करने की हिदायत दी और फिर ठाकुर साहब और बाबूसा के साथ जाकर बावड़ी पर हवन व पूजा विधान संपन्न किया। 7 नदियों के निमित्त सप्त जल पात्रों में उसके नाम से पुष्प विसर्जित किए, जिसके फलस्वरूप केसर की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई।
लेकिन फिर भी महंत श्री के कहने पर ठाकुर साहब ने सभी सप्त पवित्र नदियों पर जाकर उनके जल में केसर के नाम से पूजा कर पुष्प विसर्जित किए, जिससे केसर की आत्मा को बरसों के बाद चिर शांति की प्राप्ति हुई। सब कुछ ठीक हो गया। सूरज भी अब कुछ दिनों बाद पूरी तरह से ठीक हो गया था, पर ठीक होते ही उसने अपने परिवार सहित वो गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और कभी मुड़कर वापस नहीं देखा। ठाकुर साहब और संध्या आज भी वहीं रहते हैं, बिल्कुल बेखौफ। रूपगढ़ ने हमेशा के लिए उस भूतिया बावड़ी के भय से मुक्ति तो पाली है, पर अब भी कोई उस बावड़ी की तरफ नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। साथियों, राजस्थान की ऐसे कई आपको जगह मिल जाएगी जहां पर ऐसी भूतिया बावड़ी हो सकती है, या फिर कोई खंडहर किला हो सकता है, कोई पुरानी हवेली हो सकती है। अब देखो, इसके पीछे की वजह तो मैं भी इतनी ज्यादा नहीं जानता, लेकिन हमारे राजस्थान में काफी सारे हॉरर एक्सपीरियंस लोगों को देखने को मिल ही जाते हैं। शायद इसकी वजह हो सकती है कि एक तो यह डेजर्ट इलाका है, काफी सुनसान है, और राजस्थान की बात करें तो बहुत समय पहले यहाँ पर कई सारी कुरीतियां भी चलती थी, जैसे बाल विवाह और छोटी बच्चियों की गर्भ में ही हत्या कर देना। इन चीजों को लेकर यहाँ काफी केस देखने को मिलते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज यह देश के बाकी स्टेट्स की तरह ही काफी आगे बढ़ रहा है। तो उस जमाने में जो इतने ज्यादा केस हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं कई सारी भटकती आत्माएं हो चुकी थीं। खैर, यह मेरी केवल अपनी राय है। आपको इसमें क्या लगता है? क्या इसके पीछे यही वजह है कि राजस्थान में इतने भूतिया कैसे देखने को मिलते हैं? मुझे जरूर बताइएगा। चलिए अब अपने कुछ साथियों के नाम लेते हैं। नीता लामा, नेपाल। अरविंद, दिल्ली। पुष्पा राणा, नागपुर। शशि सिंह, मुंबई। बबलू सिंह, राजपूत। प्रीतम, नेपाली। विनोद कुशवाहा, यूपी। केशव शर्मा, शिमला। राजेश मियां, जयपुर। गुरमीत सिंह, मोगा। जुबैर अंसारी, मालेगांव। अच्छा, तो मिलते हैं एक नई हॉरर घटना के साथ।